वो सिर्फ एक नफरत किया गया फार्म बॉय था, जब तक उसने एक नेक्रोमैंसर की रिबेलियन को क्रैश नहीं कर दिया। फेट के ग्लिच में वो मरा नहीं, उसने विलन की लेगेसी ही चुरा ली। एक सेकंड प्रोफेशन अवेकन हुई। अब वो सिर्फ फसलें नहीं उगाता, वो अनडेड को कल्टीवेट करता है। ये कहानी है उस लड़के की जो जीरो से गॉड टीयर तक पहुंचा। ये है वो, एक फार्मर जो अनडेड कल्टीवेट करता है। महाविनाश के 300 साल बाद माना पूरी तरह से बेकाबू हो गया। डेमन क्लैन धरती पर उतर आया और इंसानियत के खिलाफ एक ऐसी जंग शुरू हुई जो सैकड़ों सालों तक चली। इस युद्ध के बाद जनसंख्या तेजी से गिर गई और पूरी व्यवस्था चरमरा गई। आखिरकार 10 ऐसे क्लास यूजर्स जिन्होंने बेहद शक्तिशाली जादू अवेकन किया था, उन्होंने विशाल बैरियर्स बनाए। इन बैरियर्स ने डेमन क्लैन के आक्रमण को रोक दिया और इंसानियत किसी तरह अस्थायी शांति व जिंदा रह पाई। इसके बाद मानव जाति ने यूनिवर्सल अवेकनिंग एज में प्रवेश किया, एक ऐसा युग जहां हर व्यक्ति अडल्टहुड तक पहुंचते ही अपना एक क्लास अवेकन कर सकता था। पहले 10 सबसे शक्तिशाली अवेकन्ड व्यक्तियों की क्लासेस को लेगेसी क्लासेस कहा गया। हर लेगेसी क्लास को एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति होल्ड कर सकता था और वही लोग इंसानियत के असली पिलर्स माने जाते थे। दृश्य बदलता है। फेंगचुआन सिटी में क्लास अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होने ही वाली थी। एक युवक गाड़ी से उतरा, अंकल जैंग को धन्यवाद दिया और उन्हें जाते हुए देखा। उसने सोचा, जैसा कि हर साल के अवेकनिंग टेस्ट में होता है, यहां जबरदस्त भीड़ थी। बैरियर के अंदर इंसान अडल्टहुड पर पहुंचते ही अपनी प्रोफेशन अवेकनिंग टेस्ट देते थे। प्रोफेशंस की वैरायटी बहुत ज्यादा थी और उनकी रेयरिटी भी। एन रैंक, आर रैंक, एस रैंक, एसआर रैंक और यहां तक कि यूआर रैंक तक। क्लास जितनी रेयर, कॉम्बैट पावर उतनी ही ज्यादा। और जिसने भी कोई पावरफुल क्लास अवेकन कर ली, वो सीधे बेहतर एकेडमी में दाखिला पा सकता था। आसपास अवेकनिंग के लिए आए युवा लेगेसी क्लास होल्डर्स से ब्लेसिंग्स मांग रहे थे, इस उम्मीद में कि इस बार रिजल्ट बेहतर निकले। कोई महान बर्जर्कर मास्टर से एस रैंक क्लास की दुआ कर रहा था। कोई चिल्ला रहा था कि लाइन जल्दी बढ़ाओ, उसकी बारी आने वाली है। एक लड़की सिंसियरली उस महान हेवनली मेडन से ब्लेसिंग्स मांग रही थी, जिसकी कहानी वो बचपन से सुनती आई थी, ताकि वो भी एक नोबल लेगेसी क्लास होल्डर बन सके। वहीं एक लड़का हंसकर बोला कि कोई दिन दहाड़े सपने देख रहा है। ये सब सुनकर गाड़ी से उतरा वो युवक क्यूरियस हो गया। उसने पास खड़े एक टीन से पूछा कि सब लोग कर क्या रहे हैं। उस टीन ने बताया कि अफवाह है, इस साल के टेस्ट में एक नया लेगेसी क्लास होल्डर पैदा होगा और चूंकि अभी भी 4 लेगेसी क्लास स्लॉट्स खाली हैं, इसलिए सब पूरी जान लगाकर दुआ कर रहे हैं। लड़के ने सोचा कि इस साल सब अनयूजुअली ज्यादा डेस्परेट लग रहे हैं, जिसका मतलब था कि उसके लिए बिजनेस अच्छा रहने वाला है। तभी एक सिग्नल बजा और किसी ने अनाउंस किया कि टेस्ट शुरू हो रहा है। रिजल्ट्स एक एक करके पढ़े जाने लगे। लिन, आर रैंक क्लास, लेवल 10, 13 माना पॉइंट्स। वेंशा, एन रैंक क्लास, लेवल 8, 8 माना पॉइंट्स। G5, एफ रैंक क्लास, लेवल 34, 55 माना पॉइंट्स, एडमिटेड। पास खड़े किसी ने जलन से कहा कि गएफई के पास पूरे 55 माना पॉइंट्स हैं, काश उसके पास भी इतने होते। तभी वो गाड़ी वाला युवक कुछ निकालते हुए बोला, बड़ी कैजुअली, चाहोगे, एक टमाटर है, माना बढ़ाता है। माना बढ़ाने वाला टमाटर। ये सुनते ही सबका ध्यान उसी पर चला गया। उसने बताया कि वो एक स्पिरिट प्लांट डॉक्टर है और ये सुपीरियर वैरायटी है जिसे उसने खुद कल्टीवेट किया है। हर टमाटर 5 मिनट के लिए माना को 5% बढ़ाता है। कीमत सिर्फ 5 गोल्ड कॉइन्स। उसने आगे कहा कि उसके पास हंगर स्वीट पोटैटोज भी हैं जो पूरे दिन पेट भरा रखते हैं, स्लिमिंग क्यूकम्बर्स जो फैट बर्न करते हैं और पावर पोटैटोज जो अटैक पावर 10% बढ़ाते हैं। बाकी लोग शक में थे, उन्हें लगा कहीं ये स्कैम तो नहीं। लेकिन लड़के ने फिर समझाया कि उसकी वेजिटेबल्स सच में माना बढ़ाती हैं और वेट लॉस में भी मदद करती हैं। सब वैसे भी रोज रोज एनर्जी बार्स खाकर ऊब चुके थे, तो उन्होंने सोचा कुछ नया ट्राई करने में क्या हर्ज है। लड़के ने साफ कहा, लिमिटेड स्टॉक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, सोल्ड आउट हो गया तो खत्म। पहले कस्टमर को फ्री सैंपल भी मिलेगा। पहला आदमी आधा आधा यकीन करते हुए आगे बढ़ा, टमाटर को उलट पुलट कर देखा, लेकिन जैसे ही उसने एक बाइट लिया, उसके शरीर में एनर्जी की लहर दौड़ गई। वो चौंक कर बोला कि उसका माना सच में बढ़ गया है और शरीर अचानक हल्का लग रहा है। एक और आदमी दौड़कर आया, उसे लगा शायद वो हैल्यूसिनेट कर रहा है। उसने पहचान लिया, ये वही स्पिरिट क्रॉप्स हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी के एग्री साइंस इंस्टीट्यूट में डेवलप होती हैं और आमतौर पर सिर्फ एस रैंक स्टूडेंट्स को मिलती हैं। लड़के ने बताया कि ये टेस्टिंग असेंबली के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है और यहाँ मौजूद हर किसी में फ्यूचर एकेडमी स्टूडेंट बनने की पोटेंशियल है। ये सुनते ही उस आदमी ने कहा कि वो सारा स्टॉक खरीदना चाहता है।
बाकी लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि वो पहले से लाइन में थे। अब जब इफेक्ट्स अपनी आंखों से देख लिए थे, वो भी ट्राई करना चाहते थे। लड़का मन ही मन सोच रहा था, भले ही उसकी क्लास सिर्फ फार्मर टाइप थी, लेकिन मैक्स लेवल पर पहुंचने के बाद उसकी उगाई हुई सब्जियों और फलों में अजीब तरह के बेनिफिशियल बफ्स आ गए थे। उसे मानना पड़ा कि उसने थोड़ी मार्केटिंग ट्रिक्स इस्तेमाल की थी, लेकिन इफेक्ट्स बिल्कुल रियल थे। कुछ देर बाद एक दुकान के सामने जब वो सामान समेट रहा था, एक और आदमी आ गया। उसने आइटम्स गिनाए। चेस्टनट्स और पंपकिन सीड्स 5 गोल्ड, फ्लावर और राइनोसरस डंग 7 गोल्ड, वाइन बनाने के लिए शुगर 10 गोल्ड, माना और एनर्जी पोशंस मिलाकर कुल 257 गोल्ड कॉइन्स। लड़के ने उसे मेहनताने के तौर पर 10 गोल्ड कॉइन्स दिए। फिर कहा कि उसके पास अभी भी हाई ग्रेड फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, जिससे खेत और बेहतर हो सके। आदमी ने ब्रदर लिनफेंग का शुक्रिया अदा किया और पूछा कि अगर स्पिरिट प्लांट्स इतने काम के हैं तो वो और क्यों नहीं उगाता। लिनफेंग ने जवाब दिया, इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। आदमी ने अफसोस जताया कि बचपन से इतना टैलेंटेड होने के बावजूद लिनफेंग का हाल ऐसा हो गया। लिनफेंग ने उसे घर जल्दी जाने को कहा, आंटी झाओ इंतजार कर रही होंगी। उसे जाते हुए देखते हुए लिनफेंग के मन में ख्याल आया, बचपन से जीनियस कहलाने के बावजूद उसने सिर्फ एन रैंक फार्मर क्लास ही अवेकन की थी। उसने मन ही मन मजाक किया, जब वो अपने आर्क ड्रूड पिता की कब्र पर जॉस पेपर जलाने जाएगा तो शायद वो गुस्से में ताबूत से ही बाहर कूद पड़े। शायद सच में ऑपोजिट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, हर्बलिस्ट माँ और आर्क ड्रूड पिता और बेटा फार्मर। फिर भी सोचने पर उसे अपनी शांत जिंदगी ठीक ही लगी। उसे बैटलफील्ड में जाकर पिता की तरह जान नहीं गंवानी थी, न ही माँ को चिंता में डालना था। कम से कम उसके लिए उसे फैमिली फार्म ठीक से संभालनी ही थी। चलते चलते उसे अचानक अजीब लगा, साफ आसमान में बारिश। वो रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही कोई जोर से आकर उसके सामने गिर पड़ा। लिनफेंग हक्का बक्का रह गया। क्या सिटी वॉल टूट गई है या डीमन क्लैन घुसाया है? कुछ पल बाद गिरा हुआ आदमी लड़खड़ाते हुए उठा और चिल्लाया, लेगेसी क्लास होल्डर नेक्रोमैंसर हेजैंग गद्दार बन चुका है। वो अपनी लेगेसी डीमन क्लैन को सौंपने वाला है। पास खड़े किसी ने चिल्लाया कि इसकी रिपोर्ट तुरंत करनी होगी, लेकिन उससे पहले ही उस आदमी के पीछे एक विशाल घड़ी प्रकट हो गई। लिनफेंग हट्टा बक्का रह गया। ये सब हो क्या रहा है? क्या सच में कोई क्लास लेगेसी डीमन क्लैन को दी जा सकती है? तभी पूरे इलाके में एनर्जी की जबरदस्त लहर दौड़ गई। एक आवाज उस पर झपटी, भाग क्यों नहीं रहा बेवकूफ, मरने का शौक है? आवाज ने कहा कि अगर वो फॉरबिडन मैजिक से घायल ना होता तो कब का शहर छोड़ चुका होता, और जैसे ही वो अपनी लेगेसी डीमन क्लैन को सौंपेगा उसे इममॉर्टल बॉडी मिल जाएगी। उसने जोड़ा कि इतनी देर हो चुकी है, अकेडमी को शायद पता चल ही गया होगा। लिनफेंग चुपचाप पीछे हटने लगा। उसने सोचा वो साफ साफ किसी मर्डर सीन में घुसाया है, निकल जाना ही बेहतर है। लेकिन देर हो चुकी थी। आदमी की नजर उस पर पड़ गई। किसने कहा कि तुम जा सकते हो? उसने कहा कि जो अभी मरा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकेडमी का डीन यूए था। कितनी दयनीय मौत। फिर बोला कि लिनफेंग के खून और हड्डियों को उसकी याद में सैक्रिफाइस किया जाएगा। लिनफेंग समझ गया वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। उस आदमी ने उसे पूरी तरह ट्रैप कर लिया था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, दिमाग दौड़ाया, कुछ भी जिससे इस राक्षस को भगाया जा सके। तभी उसकी नजर पड़ी। उसकी मैक्स्ड आउट फार्म टूल मास्टरी के नीचे एक डिराइव्ड स्किल था, फार्म टूल समनिंग। टूल निकालते हुए उसने चेतावनी दी, सैक्रिफाइस खुद करना चाहिए, नहीं तो सीधे 18वें नर्क में जाओगे। आदमी स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक साधारण फार्मर क्लास उसे घायल कर सकती है। लिनफेंग ने बुदबुदाया, अब जो होगा यही होगा। अगले ही पल उसके शरीर से जबरदस्त एनर्जी बर्स्ट निकला और दुश्मन दूर जा गिरा। लेकिन एनर्जी थमी नहीं, वो और ऊपर उठती गई। दुश्मन ने गाली दी। ये डीमन अरे डांसर की मार्किंग फॉर्मेशन थी, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उसने फैसला किया वो लिनफेंग के शरीर पर कब्जा करके भागेगा। उसकी पूरी आत्मा सीधे लिनफेंग के अंदर घुस गई। अंदर से आवाज आई, फार्मर क्लास सबसे लो रैंक है, लेकिन तुम्हारा इन्नेट टैलेंट बुरा नहीं है। खुशकिस्मत समझना कि तुम मेरा वेसल बन रहे हो। लिनफेंग ने जवाब दिया, मैंने बचपन से हर दिन मेहनत की है। अगर तुम्हें मेरा शरीर चाहिए तो उसे जीतना पड़ेगा। डीमन हंसा, लो रैंक तो लो रैंक ही रहता है, मेरी ताकत तक तुम कभी नहीं पहुंच सकते। लिनफेंग ने सोचा इस बार लक सच में उसके साथ नहीं है, तो क्यों ना दोनों साथ ही खत्म हो जाएं। उसने टूल उठाकर खुद पर वार करने की तैयारी की। डीमन चिल्लाया, क्या कर रहा है? लिनफेंग बोला, भले ही हम दोनों मर जाएं, लेकिन मैं अपना शरीर नहीं दूंगा। बस उम्मीद है मरने के बाद पिता की शिकायतें न सुननी पड़े। वो वार करता उससे पहले ही उसके दिल से एनर्जी का विस्फोट हुआ। डीमन चौंक गया। क्या इसका माना एक्सप्लोड हो रहा है? ताकत बढ़ती ही गई। डीमन घबरा गया, ये नामुमकिन था। वो जकड़ लिया गया, अनगिनत रिस्ट्रेंट्स में बांध दिया गया, और फिर सब कुछ एक विशाल एक्सप्लोजन में समा गया। एक नोटिफिकेशन गूंजा, लिनफेंग हैज ऑब्टेन्ड अ न्यू टैलेंट, लेगेसी क्लास नेक्रोमैंसर। लिनफेंग झटके से होश में आया। वो जिंदा था।
उसका शरीर अभी भी उसके कंट्रोल में था। डीमन नाकाम रहा था। तभी उसे एहसास हुआ वो उसी ऑरा को मैनिपुलेट कर सकता है जो डीमन इस्तेमाल कर रहा था। नोटिफिकेशन विंडो खोलकर उसने देखा उसकी क्लास म्यूटेट हो चुकी थी। स्पिरिट फार्मस्टेड मास्टर, यूनिक लेवल 1, स्टैट्स स्ट्रेंथ 300, कॉन्स्टिट्यूशन 300, अजिलिटी 100, माना 110, स्पिरिट 100, लक 300। अब उसकी स्किल्स में शामिल थे अप्रेजल, रिक्लेमेशन, अनडेड अफिनिटी पैसिव, एफिशिएंट प्लांटिंग, ओवरग्रोथ बिगिनर, रैपिड हार्वेस्ट, अनडेड समनिंग बिगिनर, इंक्रीज्ड यील्ड, सोल साइफन पैसिव और फार्म टूल मास्टरी जो पहले से ही मैक्स लेवल पर थी। लिनफेंग ने देखा कि उसका लेवल फिर से एक पर रीसेट हो गया था, लेकिन उसके मैक्स लेवल फार्मर क्लास के सारे स्टैट्स अब भी बने हुए थे। उसे समझ आया कि उसका माना उस हरामी की सोल पावर की वजह से बढ़ गया था, जिसका मतलब था कि जब वो दोबारा लेवल अप करेगा तो उसके स्टैट्स एक नॉर्मल फार्मर की लिमिट्स को तोड़ सकते थे। एक नई स्किल भी थी, अनडेड समनिंग। उसने सोचा क्या वो सच में अनडेड को समन कर पाएगा, और उम्मीद की कि गलती से वही आदमी समन न हो जाए। उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, दोनों हाथों से मैजिक चैनल करते हुए अलग अलग कॉम्बिनेशंस आजमाए। फार्मर की माना और नेक्रोमैंसर की माना धीरे धीरे आपस में फ्यूज होने लगी। आंखें बंद करके उसने पॉसिबिलिटीज पर सोचा। उसका क्लास ट्री नहीं बदला था। उसने फार्मर क्लास खोई नहीं थी, बल्कि उसे एक और क्लास मिल गई थी, नेक्रोमैंसर। जो व्यक्ति उसके शरीर में घुसा था वो सच में एक लेजेंडरी लेगेसी क्लास होल्डर था। इससे लिनफेंग के मन में सवाल उठा, क्या वो आदमी सच में मर चुका था? वो महसूस कर सकता था कि ये पावर अभी पूरी तरह उसकी नहीं थी। अगर वो इसे टेम नहीं कर पाया और पूरी तरह कन्वर्ट नहीं कर सका तो सिर्फ उसकी फार्मर क्लास ही नहीं टूटेगी और गायब हो जाएगी, उसकी कॉन्शियसनेस भी धीरे धीरे फिर से निगल ली जाएगी। उसने बुदबुदाकर कहा कि ये गंदी पीली चमक सच में बिल्कुल वैसी ही लगती थी जैसी उम्मीद थी। उसने समनिंग की कोशिश की। एक मैजिक सर्कल उभरा और उससे ये अनडेड सेज लेवल 1 और उसका अनडेड वाइल्ड हंट लेवल 1 बाहर आया। लिनफेंग को एहसास हुआ ये सच में वही थे। भले ही उनके लेवल्स रीसेट हो चुके थे, लेकिन उनके बैटल इंस्टिंक्ट्स अब भी मौजूद थे और वो फिर से लेवल अप कर सकते थे। उसे एनफोर्समेंट टीम के आने का एहसास हुआ। वो जानता था उसे तुरंत यहां से निकलना होगा। कोई भी ये नहीं मानेगा कि एक साधारण फार्मर ने 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को मार दिया, और अगर उसकी मौजूदा हालत उजागर हो गई तो नतीजा जानलेवा हो सकता है। उसकी टॉप प्रायोरिटी अब ये थी, ऐसी जगह ढूंढना जहां शेल्टर हो, रिसोर्सेज हो और छिपी हुई जमीन हो, जहां वो इस खतरनाक नई ताकत के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके और अपने पिता की थ्योरीज को हकीकत में बदल सके। एक दिन बाद लिनफेंग की फार्मलैंड पर उसने नोट किया कि पूरा एक दिन गुजर चुका था, लेकिन नेक्रोमैंसर का उसकी क्लास पर असर अब भी कम नहीं हुआ था। पीछे टीवी चल रहा था जिसमें ब्रॉडकास्ट हो रहा था कि आज पुराने एग्रोनॉमी टीचर का बर्थडे है। जब वो क्रॉप्स पर मैजिक इस्तेमाल कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी नई पावर से कैटलाइज हुई हर चीज अजीब होती जा रही थी, और जितना ज्यादा वो बढ़ती उतनी ही ज्यादा डरावनी होती जाती। क्रॉप्स इतने अजीब हो चुके थे कि वो सीधे आसमान से पक्षियों को झपट ले रहे थे। लिनफेंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगर कोई और ये देख लेता तो उसे लगता कि डीमन क्लान ने हमला कर दिया है। उसने फैसला किया इसे तुरंत खत्म करना होगा। बाद में उसे समझ आया कि नई माना की वजह से एक साधारण क्रॉप में इतनी भयानक म्यूटेशन हो गई थी। अगर वो इस पावर को कंट्रोल कर सका और सही दिशा में गाइड कर पाया तो शायद वो वही यूनिक वैरायटीज उगा सकेगा जिनका सपना उसके पिता ने हमेशा देखा था लेकिन कभी बना नहीं पाए। ऐसी हाई वैल्यू क्रॉप्स जो किसी व्यक्ति की क्लास को मजबूत कर सकें। टीवी पर वही न्यूज एंकर अचानक ब्रॉडकास्ट काटकर अर्जेंट वांटेड नोटिस पढ़ने लगा। लेगेसी क्लास होल्डर नेक्रोमैंसर हे या ने कल रिबेलियन शुरू की थी और डीन यू ये की हत्या कर दी थी। उसके क्राइम्स को बेहद घिनौना बताया गया। जानकारी देने वालों को इनाम मिलेगा और जो भी उसे शरण देगा उसे अकम्प्लिश माना जाएगा। लिनफेंग समझ गया उसे बेहद सावधान रहना होगा। नेक्रोमैंसर की अनडेड पावर किसी भी हाल में उजागर नहीं होनी चाहिए। उसने सोचा उसके अनडेड फॉलोअर्स के लिए कोई और नाम रखना होगा ताकि शक न हो। अचानक उसे एक आइडिया आया, वो उन्हें फार्म हैंड्स कहेगा। उसके क्लास पैनल में वो पहले ही स्पिरिट फार्मस्टेड मास्टर लिखा हुआ था, तो कुछ हेल्पर्स होना पूरी तरह नॉर्मल लगता। न्यूज आगे चला। डीमन क्लैन से बढ़ते दबाव को मीट करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी एनरोलमेंट बढ़ा रही थी। जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम पास करेंगे उन्हें एकेडमी रिसोर्सेज तक प्रायोरिटी एक्सेस मिलेगा। उन्हें हाई टियर क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए प्राइवेट मैनर भी दी जाएगी, साथ में स्पेशल सब्सिडीज। एनरोल्ड स्टूडेंट्स फार्मर्स को हायर करके हाई रिकवरी क्रॉप्स भी उगवा सकते हैं। लिनफेंग ने सोचा एकेडमी की जमीन सेफ है, फर्टाइल है और रिसोर्सेज से भरपूर।
ठीक वही जिसकी उसे अभी जरूरत है। उसे किसी भी कीमत पर अंदर जाना होगा। नेक्रोमांसर की आइडेंटिटी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब थी, लेकिन स्पिरिट फार्मस्टेड मास्टर, सबकी नज़र में वो बस एक फार्मर था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी के रजिस्ट्रेशन प्लाजा में लिन फेंग बाकी लोगों के साथ लाइन में खड़ा था। उससे जानकारी मांगी गई, नाम, उम्र, अवेकेंड क्लास, लेवल। उसने कहा, लिन फेंग, 18 साल, क्लास स्पिरिट फार्मस्टेड मास्टर, लेवल 1। एग्जामिनर ने कागज पर उसकी जानकारी देखी और बुदबुदाया कि उसने ऐसा क्लास नाम पहले कभी नहीं सुना। उसने मान लिया कि ये कोई नॉन कॉम्बैट क्लास है जो चुपके से घुसने की कोशिश कर रही है, और लिन फेंग से कहा कि अपनी क्लास ऑरा रिलीज करे। लिन फेंग ने वैसा ही किया। ऑरा सेंस करते ही एग्जामिनर ने जबान क्लिक की। बस फार्मर क्लास की बेकार ऑरा है। उसने अगला बुलाया और लिन फेंग से कहा कि उसका समय बर्बाद ना करे। पास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। कोई बोला कि इतना बेवकूफ क्लास नाम बनाकर आया है। किसी ने कहा कि लेवल 1 फार्मर ट्रैश को रजिस्ट्रेशन की हिम्मत कैसे हुई। एक और ने कहा, जल्दी अपने खेतों में वापस जा। आगे खड़ा स्टूडेंट तो इंस्ट्रक्टर की चापलूसी करने लगा। कहने लगा कि वो लिन फेंग जैसे आदमी को कभी फार्मिंग के लिए हायर नहीं करेगा और ऐसे लोग एकेडमी की स्ट्रेंथ ही गिराते हैं। लिन फेंग ने जोर देकर कहा कि उसकी क्लास म्यूटेटेड टाइप है। उसने चांस मांगा, बोला कि उसकी फंडामेंटल्स मजबूत हैं। इंस्ट्रक्टर हंस पड़ा। लेवल 1 का कचरा क्या फंडामेंटल्स रख सकता है। उसने सिक्योरिटी को इशारा किया कि उसे बाहर फेंक दो, लेकिन उन्हें छूने से पहले ही लिन फेंग ने एडमिशन ब्रोशर उठा लिया। उसने दिखाया कि उसमें साफ लिखा है, सभी क्लास यूजर्स एग्जाम दे सकते हैं, और चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो वो रिपोर्ट करेगा। उसने यहां तक कहा कि वो सुपरविजन ब्यूरो से संपर्क करेगा, क्योंकि एक टीचर उसे अकेडमी एग्जाम देने से रोक रहा है। इंस्ट्रक्टर तुरंत भड़क गया। उसने चिल्लाकर कहा कि इतनी बड़ी धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई। वादा किया कि वो लिन फेंग को इसके नतीजे भुगतवाएगा। उसने ऐलान किया कि लेवल 1 फार्मर के लिए टेस्ट पास करना नामुमकिन है। लाइन में खड़े कुछ लोग फुसफुसाने लगे। कहा कि इंस्ट्रक्टर कुछ ज्यादा ही कर रहा है। भले ही फार्मर क्लास हो, यूं अपमान करना जरूरी नहीं था। किसी ने बताया कि इंस्ट्रक्टर खुद प्रमोशन में फेल हुआ था और इसी वजह से एडमिशंस में डाल दिया गया था। शायद इसी कारण उसका मूड खराब था। इंस्ट्रक्टर चिल्लाया, जिसे एग्जाम नहीं देना वो अभी निकल जाए। बाद में लिन फेंग को दूसरे टेस्टिंग एरिया में भेजा गया। इंस्ट्रक्टर ने सब पर तंज कसते हुए कहा कि हार मानने और सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करने में अभी देर नहीं हुई है। लिन फेंग को लगा ये सब बहुत धीमा चल रहा है। उसने अपने फॉलोअर्स समन किए और कहा कि खरगोशों के खुद ट्रैप्स में आने का इंतजार करेंगे तो उम्र निकल जाएगी। उसने आदेश दिया कि आसपास घूम रहे डेविल हॉर्न रैबिट्स को चुपचाप खत्म कर दें, बिना किसी को पता चले। समन्ड बींग्स जंगल में घुस गए और बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसा कहा गया था। उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में रैबिट्स मार डाले कि यकीन करना मुश्किल था। यहां तक कि लिन फेंग भी हैरान रह गया। लेवल 1 पर भी दोनों समन्स बेहद ताकतवर थे। उसे लगा मानो उसने सोना हाथ लगा लिया हो। कुछ देर बाद घंटी बजी। इंस्ट्रक्टर ने ऐलान किया कि समय खत्म हो गया है। सभी कैंडिडेट्स को बाहर आकर इकट्ठा किए गए रैबिट हॉर्न्स जमा करने को कहा गया। पहला स्टूडेंट सिर्फ 2 लेकर आया, सीधे फेल। दूसरा 3 लेकर आया, वो भी फेल। एक तो खाली हाथ आया। इंस्ट्रक्टर ने उसे बेकार कचरा कहा और दूर भगा दिया। लोग फुसफुसाने लगे। आमतौर पर रैबिट्स बहुत होते हैं, इस बार इतनी मुश्किल से क्यों मिल रहे थे। एक स्टूडेंट 4 हॉर्न्स लेकर आया। इंस्ट्रक्टर ने इसे ठीक ठाक बताया, कहते हुए कि कुछ तो एक भी नहीं ला पाए और अब अगली एनरोलमेंट एक्सपेंशन का इंतजार करेंगे। आखिरकार लिन फेंग और इंस्ट्रक्टर आमने सामने थे। इंस्ट्रक्टर ने ताना मारा और उसका हॉल मांगा। शर्त लगाई कि उसके पास एक भी हॉर्न नहीं होगा, लेकिन लिन फेंग के पास इतने ज्यादा थे कि उन्हें निकालने के लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल बनानी पड़ी। हॉर्न का ढेर देखकर इंस्ट्रक्टर का मुंह खुला का खुला रह गया। पीछे खड़ा स्टूडेंट भी हैरानी नहीं छुपा पाया। इंस्ट्रक्टर ने गिनती की, कुल 500 डेविल हॉर्न रैबिट हॉर्न्स। लिन फेंग ने शांत स्वर में कहा, कुल 500 हैं, चाहे तो दोबारा गिन लीजिए। इंस्ट्रक्टर ने उस पर चीटिंग का आरोप लगाया। उसी पर डायरेक्टर वहां पहुंच गए। उन्होंने बीच में टोकते हुए इंस्ट्रक्टर को डांटा कि इतनी उम्र में एक बच्चे को यूं परेशान करते हुए शर्म नहीं आती, और पूछा कि उसे ऐसी हरकतें किसने सिखाई हैं। डायरेक्टर को देखते ही इंस्ट्रक्टर घबरा गया। उसने हकलाते हुए पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं। डायरेक्टर ने कहा कि अगर मैं नहीं आता तो मेरी सारी पालतू रैबिट्स किसी प्रोफेशनल एथिक्स से रहित व्यक्ति के हाथों साफ हो जाती। फिर उसने लिन फेंग की ओर देखा और बताया कि वो प्रिलिमिनरी एग्जाम पास कर चुका है। लिन फेंग ने तुरंत झुककर डायरेक्टर को फेयरनेस के लिए धन्यवाद दिया। डायरेक्टर ने कहा कि लिन फेंग उसे अजीब सा जाना पहचाना लग रहा है। ये सुनकर लिन फेंग का दिल बैठ गया। उसे डर लगा कहीं वो पहले ही एक्सपोज तो नहीं हो गया। इतनी दूर आकर उसे यही सबसे कम चाहिए था। डायरेक्टर ने अचानक लिन फेंग से पूछा कि उसका प्रोफेसर लिन स्याए से क्या रिश्ता है।
लिनफेंग एक पल के लिए चुप हो गया। उसे राहत मिली कि डायरेक्टर को उसकी क्लास में कुछ भी अजीब नजर नहीं आया था। फिर उसने जवाब दिया कि लिन स्याय उसके पिता हैं और उल्टा पूछ लिया कि क्या डायरेक्टर उन्हें जानते हैं। ये सुनते ही डायरेक्टर का चेहरा खिल उठा। उसने कहा कि लिनफेंग तो उसके एक पुराने दोस्त का बेटा निकला। मौके को देखते हुए उसने पूछा कि क्या लिनफेंग अकेडमी में एनरोल होने वाला है और क्या उसे किसी तरह की परेशानी आ रही है। उसने यहाँ तक कहा कि जरूरत पड़ी तो वो उसके लिए बैकडोर भी खोल सकता है। वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही एक फीमेल डायरेक्टर पास आ गई और उसे याद दिलाया कि सब लोग देख रहे हैं। तभी उसे आसपास की नजरें महसूस हुईं। उसने तुरंत बात को हल्के में लेते हुए कहा कि वो तो बस यूं ही कैजुअली बात कर रहा था। उसने लिनफेंग से कहा कि उसके अंकल को पहले कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, लेकिन जैसे ही लिनफेंग एनरोल करेगा वो खुद उसे अकेडमी घुमाएगा। लिनफेंग के मन से ये एहसास गया नहीं कि टीचिंग डायरेक्टर कुछ ज्यादा ही अनरिलायबल लग रहा था। फीमेल डायरेक्टर ने फिर छात्रों की ओर रुख किया। उसने कहा कि जिन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम पास किया है वो उसके साथ चले और जो फेल हुए हैं उन्हें निराश न होने की सलाह दी। अगला मौका हमेशा होता है। एक्स्ट्रॉर्डनरी अकेडमी सनवील ब्रांच इन्वेस्टिगेशन रूम। किसी ने एनालिसिस करते हुए कहा कि यूएए और हे शाओ एक ही समय पर गायब हुए हैं। उसका मानना था कि डीन यूएए ने हे शाओ का सीक्रेट खोज लिया होगा और जांच के दौरान पकड़ा गया होगा, जिससे दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। उसने जोर देकर कहा कि शाओ की लेगेसी टैलेंट किसी तीसरे पक्ष ने चुरा ली होगी और निष्कर्ष निकाला कि जैसे ही अंडर टैलेंट पाने वाला व्यक्ति मिल जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। एक दूसरे स्टाफ मेंबर ने कहा कि वो उसकी खुद को साबित करने की जल्दबाजी समझता है, लेकिन उसे ऐसी बेवकूफाना अटकलें लगाना बंद करना चाहिए। टूका ने झुंझलाकर कहा कि कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा। उसने वादा किया कि देर सवेरे वो सबूत ढूंढ ही लेगा। कुछ स्टाफ मेंबर्स ने आपस में पूछा कि क्या उसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने इशारा किया कि उसे स्टेटस के दम पर घुसपैठ की इजाजत देने के लिए नहीं है। तभी डायरेक्टर अंदर आए और बताया कि ऊपर से आदेश आ चुके हैं। जैसे ही हे शाओ मिले उसे मौके पर ही एलिमिनेट किया जाएगा। किसी ने पूछा अगर हे शाओ पहले से मरा हुआ निकला तो क्या। जवाब मिला कि वो अपना हुलिया बदल सकता है और कोई भी नेक्रोमैंसर स्किल्स इस्तेमाल करता मिले उसे बिना हिचक एलिमिनेट कर दिया जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी री एग्जाम मिशन हॉल। फीमेल डायरेक्टर ने री एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स बताई। सभी स्टूडेंट्स को शहर के बाहर लेवल 5 स्पेशल डंजन डेमन हॉर्न 20 लेयर 3 घंटे की टाइम लिमिट के अंदर क्लियर करना होगा। ये सुनते ही छात्रों में अफरा तफरी मच गई। ज्यादातर तो अभी लेवल 4 या 5 ही थे। लेवल 5 डंजन वैसे ही मुश्किल था और 3 घंटे में क्लियर करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। किसी ने कहा कि बॉस को ग्राइंड करके गिराना शायद पॉसिबल हो, लेकिन टाइम लिमिट बहुत ज्यादा टाइट है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई सच में ये कर पाएगा। फीमेल डायरेक्टर ने साफ किया कि उन्हें अकेले क्लियर करने की उम्मीद नहीं है। स्टूडेंट्स 5 लोगों तक की टीम्स बना सकते हैं। पार्टी बनते ही उन्हें उसके पास आकर रजिस्टर करना होगा और टाइमर शुरू हो जाएगा। हॉल तुरंत शोरगुल से भर गया। कोई चिल्ला रहा था कि ग्रुप चाहिए, किसी को 2 और मेंबर्स चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट रो वॉरियर। कोई खुद को एक्सप्लोसिव डैमेज वाला एलिमेंटल मेज बता रहा था। एक बच्चा बोला कि वो छोटा सा लड़का है, क्या कोई बिग ब्रदर कैरी कर लेगा। उसी बीच लिनफेंग अपने स्टेटस विंडो में व्यस्त था जब कोई उसके पास आया। उसने ऊपर देखा, लड़की थी। उसने अपना परिचय दिया, लेवल 7 मैजिक टाइप क्लास यूजर। उसने कहा कि उसने लिनफेंग के प्रिलिमिनरी एग्जाम रिजल्ट्स देखे हैं। उसके हिसाब से जो इतने सारे डेमन हॉर्न रैबिट्स मार सकता है वो बेहद स्ट्रांग होगा। उसने शालीनता से पूछा कि क्या वो उसके साथ टीम बना सकती है। लिनफेंग ने सोचा लेवल 7 का प्लेयर तो डंजन अकेले भी क्लियर कर सकता है। अगर वो अभी भी सिर्फ फार्मर होता तो वो खुशी खुशी मान जाता। लेकिन उसकी नेक्रोमैंसर एबिलिटीज किसी भी हाल में उजागर नहीं हो सकती थीं, इसलिए उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अकेले ही काम करना पसंद करता है। लड़की मुस्कुराई, उसे सक्सेसफुल क्लियर की शुभकामनाएं दी और चली गई। लिनफेंग इंस्ट्रक्टर के पास पहुंचा। इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि उसकी टीम कहाँ है और उसे याद दिलाया कि डंजन की डिफिकल्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लिनफेंग ने बस कहा कि उसे मिशन जारी कर दिया जाए। इंस्ट्रक्टर ने स्क्रोल थमाते हुए पूछा कि क्या वो सोलो क्लियर रिवॉर्ड ब्लैक बेयर गेल के पीछे है। उसने चेतावनी दी कि खुद को ज्यादा ओवर एस्टिमेट न करे। लिनफेंग ने धन्यवाद दिया। कुछ ही देर बाद लिनफेंग डीमन हॉर्न 20 प्लेयर के एंट्रेंस पर खड़ा था, बाकी स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स के साथ। इंस्ट्रक्टर ने फिर पूछा उसके टीममेट्स कहाँ हैं। लिनफेंग ने कहा कि वो अकेला ही जा रहा है। इंस्ट्रक्टर हंसा और बोला कि लेवल 5 डंजन एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक है। उसने सलाह दी कि टीममेट्स ढूंढकर वापस आए। लिनफेंग ने याद दिलाया कि रूल्स सोलो एंट्री की अनुमति देते हैं। एक इंस्ट्रक्टर ने अंदाजा लगाया कि वो सोलो क्लियर रिवॉर्ड के लिए आया है। किसी ने कहा कि उसमें हिम्मत तो है, लेकिन ताकत है या नहीं ये सोचना चाहिए। आखिर में सबने बस उसे गुड लक कहा। लिनफेंग डंजन के अंदर चला गया। अंदर का माहौल पूरी तरह कियोटिक था। लंबी चाबुक जैसी जबानों वाले मॉन्स्टर्स हर तरफ थे। लिनफेंग ने नोट किया कि लेवल 3 और 4 के मॉन्स्टर्स अब उसके लिए कोई थ्रेट नहीं थे। लेवल 6 के समन्स उन्हें आसानी से खत्म कर सकते थे। उसने शरीर में एनर्जी भेजी और देखा कि उसकी हेल्थ स्टेबल थी।
गाइड में मॉन्स्टर्स की संख्या का जिक्र था, लेकिन जो उसे मिले वो उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। फिर भी उसने इसे अपने नए समनिंग मेथड को टेस्ट करने का बेहतरीन मौका माना। गुफा की परछाइयों में अनगिनत आंखें उसे घूर रही थीं। उसने अनडेड समनिंग एक्टिवेट किया। इस बार जो अनडेड प्रकट हुए वो वही लिजर्ड टाइप मॉन्स्टर्स थे जिन्होंने पहले लंबी जबानों से हमला किया था। उसने मिनियंस को चार्ज का आदेश दिया। वे तुरंत आगे बढ़े और आसपास के क्रीचर्स को चीरते चले गए। लिन फेंग ने ऑब्जर्व किया कि मॉन्स्टर फॉर्म अनडेड अपने मरने से पहले के कुछ ट्रेट्स बनाए रखते हैं। वे बेहद अग्रेसिव थे, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस कम थी। वे सिर्फ सिंपल कमांड्स ही फॉलो कर सकते थे और माना भी कम कंज्यूम करते थे। उसने सोचा, अगर ये लड़ाई के अलावा पानी ढोने जैसे काम भी कर सकें तो कितना कन्वीनियंट होगा। फिर उसने अपने स्ट्रॉन्गर समन्स भी बैटल में उतार दिए। उनके आते ही सामने आने वाला हर मॉन्स्टर पल भर में मिट गया। डंजन क्लियर करते हुए लिन फेंग पहले ही फ्यूचर यूजेस के बारे में सोच रहा था। ह्यूमनॉइड अनडेड ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मरने से पहले की स्किल्स इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉम्बैट में ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। भविष्य में वो उन्हें खेतों में निराई और खाद डालने जैसे काम सौंपने वाला था। जैसे जैसे मॉन्स्टर्स गिरते गए, एक नोटिफिकेशन आया। वो लेवल 7 पर पहुंच चुका था। लिन फेंग को एहसास हुआ कि सिर्फ आधा घंटा ही बीता था और वो पहले ही बॉस रूम के सामने खड़ा था। डंजन के सबसे गहरे हिस्से में बॉस था, जंजीरों में जकड़ा हुआ एक विशाल डेमोनिक बेयर। वो जोर से गरजा। लिन फेंग ने इसे अपनी ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ टेस्ट करने का परफेक्ट मौका माना। उसने एक साथ अपने सारे यूनिट्स समन कर दिए। हे ची को फ्रंट से बॉस को रोकने का आदेश दिया। एक और को कर्सिस से वीकन करने को कहा। बाकियों को उसके वीक पॉइंट्स पर हमला करने भेजा। समन्स ने आदेश फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किए। लिन फेंग ने नोट किया कि उनकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होती जा रही थी। वो लगातार माना रिस्टोर करता रहा, क्योंकि इतने पावरफुल समन्स को कंट्रोल करने में भारी माना लगता था। कुछ ही देर में स्ट्रॉन्गर यूनिट्स ने बॉस और आसपास की हर चीज को पूरी तरह क्रश कर दिया। एक नोटिफिकेशन आया। वो लेवल 8 पर पहुंच गया था। लूट का ढेर गिरा, लेकिन लिन फेंग निराश हुआ। सिर्फ 10 स्टैमिना का इंक्रीज। उसने इसे बेकार कहा, बोला कि ये तो उसकी सुपर क्रॉप्स के बफ से भी कम है। सेटलमेंट नोटिफिकेशन ने डंजन रिवॉर्ड्स कैलकुलेट किए। उसने उसकी करंट क्लासेस, फार्मर और नेक्रोमैंसर कंफर्म की और उसी हिसाब से रिवॉर्ड्स बांटे। लिन फेंग ने महसूस किया कि उसे 2 सेट्स ऑफ रिवॉर्ड्स मिले। उसने सोचा, क्या ये ड्यूअल क्लास होने की वजह से है? अगर डंजन रिवॉर्ड्स डबल हो सकते हैं तो शायद उसकी क्रॉप्स के जरिए भी कुछ मैनिपुलेशन संभव है। डंजन के बाहर बाकी स्टूडेंट्स सन्न थे। कोई मानने को तैयार नहीं था कि उसने डंजन अकेले क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि यह नामुमकिन है। जरूर वो सिर्फ दिखावे के लिए अंदर गया होगा। किसी ने इशारा किया कि वो बिल्कुल साफ था। अगर उसने डेमोनिक बीस्ट से लड़ाई की होती तो ऐसा नहीं होता। लिन फेंग ने अटकलों पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधे इंस्ट्रक्टर के पास गया और मिशन सबमिट करने की बात कही। रिजल्ट्स देखते ही इंस्ट्रक्टर हैरान रह गई। वो सच में सोलो क्लियर कर चुका था। लिन फेंग बस हल्के से हंसा। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि वो मिशन स्क्रोल एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस में जमा कर देगी। उसने चेतावनी दी कि सोलो डंजन क्लियर करना बेहद रिस्की है। अगर कोई फ्रेशमैन एकेडमी में आते ही मर जाए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लिन फेंग ने धन्यवाद दिया और कहा कि वो समझता है। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि फाइनल इंटरव्यू एकेडमी ऑडिटोरियम में होगा। उसने सुझाव दिया कि लिन फेंग पहले आराम कर ले। बिल्डिंग से निकलते ही लिन फेंग ने महसूस किया कि आसपास के लोग उसे घूर रहे हैं। इंस्ट्रक्टर ने मन ही मन दुआ की कि कोई और टीचर उसे थोड़ी सावधानी सिखा दे, वरना एकेडमी में जिंदा रहना मुश्किल होगा। लिन फेंग आगे बढ़ा। तभी उसे एहसास हुआ, 2 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसने चुपचाप मैजिक प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। दूर से वे आपस में फुसफुसाए। एक ने कहा कि जिसने डंजन सोलो क्लियर किया उसकी स्ट्रेंथ सिंपल नहीं हो सकती। दूसरे ने बात काट दी, कहा कि वो अभी भी लेवल 10 से नीचे है, ताकत सीमित है। तीसरे ने कहा कि वो अभी अभी डंजन से निकला है, एनर्जी बहुत खर्च हो चुकी होगी और किसी ने उसे रिकवर करते नहीं देखा। उन्होंने तय किया कि नंबर्स से उसे दबा देंगे। उनकी नज़र डीमन बियर गेल रिवॉर्ड पर थी, जो 10 स्टैमिना देता है। जैसे ही उन्होंने उसे दूर जाते देखा, वे घबरा गए। उन्होंने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। उन्होंने चिल्लाकर उसे रोका। ओए फार्मर! लिन फेंग ने पलटकर पूछा, मुझे बुला रहे हो? वे अजीब अजीब पोजेस बनाकर बोले। क्या उसे इतने रिवॉर्ड्स अकेले हड़पते डर नहीं लगता? किसी ने कहा, जरूर उसे डॉग लक लगा होगा। दूसरे ने मांग की कि डीमन बियर गेल और स्किल स्क्रोल दे दे। तीसरे ने धमकाया, समझदारी दिखा, वरना फार्मर को कॉम्बैट क्लास की ताकत दिखाएंगे। लिन फेंग थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। उसने पूछा, इतने एग्जामिनीज में से तुम लोगों ने मुझे ही क्यों चुना? एक ने कहा, नाटक मत कर। दूसरे ने समझाया कि सोलो क्लियर का एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड डीमन बियर गेल काफी वैल्यूएबल है और ऐसा आइटम फार्मर के हाथ में नहीं होना चाहिए।
लिन फैंग को उनकी फुस पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर 10 स्टैमिना इतनी बड़ी बात है तो उसके खेत में उगने वाले वाटरमेलन हर गर्मी में उतना ही दे देते हैं, बिना डंजन में जान जोखिम में डाले। उसने कैजुअली पूछा, जिस आइटम की बात कर रहे हो क्या यही है? जैसे ही उन्होंने आइटम देखा, तीनों की आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने जोर देकर कहा कि लिन फैंग उसे सौंप दे, लेकिन कोई उसे छू पाता उससे पहले ही आइटम आग में जल उठा और पल भर में नष्ट हो गया। तभी एक आवाज गूंजी, तुम लोग कर क्या रहे हो? लेवल 7 वाली वही लड़की वहां आ गई थी। उसने याद दिलाया कि अकेडमी के अंदर प्राइवेट फाइटिंग मना है और पूछा क्या वे डिस्क्वालीफाई होना चाहते हैं। एक लड़के ने कहा कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं और वो बीच में ना पड़े। गर्ल ने जवाब दिया, अगर मैं चुपचाप नहीं देख सकती तो इसका मतलब ये मामला मुझसे जुड़ा है। उसने चेतावनी दी कि अभी चले जाएं, वरना वो इंस्ट्रक्टर को रिपोर्ट करेगी और देखेगी कौन ज्यादा भुगतेगा। लड़कों ने हंसते हुए कहा, रिपोर्ट कर लो। उन्हें लगा कि उसे मौका ही नहीं मिलेगा। चूंकि वो फार्मर का साथ दे रही थी, उन्होंने तय किया कि उसे भी सबक सिखाया जाएगा। वे आगे बढ़े, कहते हुए कि जल्दी निपटा देंगे। लिन फेंग ने सोचा, क्या वो अकेले संभाल पाएगी? लेवल 7 है तो छोटे मोटे लोगों से तो निपट ही लेगी। गर्ल ने सुझाव दिया कि वे मिलकर लड़े, लेकिन जब उसने पीछे देखा, लिन फेंग गायब था। किसी तरफ से लिन फेंग ने कुछ उछाल कर फेंका और कहा, मदद के लिए धन्यवाद, आइटम अब तुम्हारा है। गर्ल अविश्वास में देखती रह गई। तीनों दुश्मन उसी की ओर दौड़ रहे थे। उसने सोचा, मैं मदद करने आई थी और लूट का शिकार बन गई। बाद में एक टेम्पररी इंडिपेंडेंट रेस्टरूम में लिन फैंग ने डंजन से मिला स्किल स्क्रॉल देखा। वो अपनी मौजूदा हालत में बेकार लग रहा था। उसने सोचा, क्यों? उसने उसमें मैना डालना शुरू किया। नोटिफिकेशन आया, रियलाइज्ड न्यू स्किल स्पेशल कल्टिवेशन बिगिनर। मैना और स्पेसिफिक मटेरियल्स कंज्यूम करता है। अनडेड समन्स को कल्टिवेट और स्ट्रेंथन करता है। चांस है कि लेवल बढ़े, क्वालिटी इंप्रूव हो या न्यू स्किल्स अनलॉक हो। लिन फैंग ने कंफर्म किया कि स्किल काम कर रही है। उसे समझ आया कि इसे एक्टिवेट करने के लिए उसकी दोनों क्लासेस की मैना एक साथ चाहिए। उसने यूनिट समन किए और टेस्ट करने का फैसला किया। स्पेशल कल्टिवेशन इस्तेमाल करने के बाद उसके दोनों मेन समन्स लेवल 8 पर पहुंच गए। डीमन हॉर्न्ड बियर लेवल 9 तक पहुंच गया। डीमन हॉर्न्ड लिजर्ड ईगल लेवल 7 पर एडवांस हुआ। लिन फैंग नतीजों से बेहद संतुष्ट था। अपने मजबूत समन्स को देखकर वो सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। बस एक ही डाउनसाइड है, नई जमीन नहीं है जहां वो एक्सपेरिमेंट कर सके। वो घर के खेतों को अजीब क्रॉप्स उगाकर बर्बाद नहीं करना चाहता था। तभी उसकी नजर उसी लड़की पर पड़ी। वो उसे डीमन बियर गाय कहकर बुलाने लगी। लिन फैंग हंस पड़ा और बोला, आइटम तो तुम्हारा ही था। वो जोर देकर कह रही थी कि इतनी कीमती चीज मुफ्त में देना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन लिन फेंग अब भी समझ नहीं पा रहा था कि कोई इतनी सड़ी गली चीज को खजाना कैसे मान सकता है। उसे शक हुआ कि कहीं उसने सही सुना भी है या नहीं। सड़ी हुई। इसके बाद लिन फेंग जंगल के और भीतर चला गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, ये पक्का करते हुए कि आसपास कोई नहीं है। फिर उसने अपना मैजिक चैनल करना शुरू किया, ये देखने के लिए कि नई स्किल का फसलों पर क्या असर पड़ेगा। एक राक्षसी पौधा उगाया, लेकिन पहली नजर में वो पहले से ज्यादा अलग नहीं लगा। फिर उसने कुछ चौंकाने वाला देखा, वो फसल हिल रही थी। लिन फेंग अविश्वास में उसे घूरता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पौधे अपने आप चल भी सकते हैं। इसी दौरान एक स्पिरिट एनर्जी डिटेक्टर ने असामान्य रीडिंग दर्ज की और किसी ने उन्हें ट्रैक करना शुरू कर दिया। टुका ने नेक्रोमैंसर ऑरा महसूस की और तुरंत जांच के लिए दौड़ा। उसे पूरा भरोसा था कि उसका अंदाजा सही है। उसने तय किया कि वो स्रोत को तुरंत खत्म करेगा। जल्द ही उसकी नज़र लिन फेंग पर पड़ी, जो वहीं से गुजर रहा था। टुका ने उसके कंधे को पकड़ा और पूछा कि क्या वो एक फार्मर है। लिन फेंग को अजीब लगा, सोचने लगा कि क्या टुका को किसी फार्मर ने निजी तौर पर कुछ बिगाड़ दिया था। टुका के चेहरे पर घृणा उभरी और उसने अपना हाथ झटक लिया। उसने सख्ती से पूछा कि क्या लिन फेंग ने आसपास किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा है। लिन फेंग एक पल के लिए चौंका, फिर बोला कि हाँ, उसने देखा है। टुका ने तुरंत पूछा, कहाँ? लिन फेंग ने सीधा उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यहीं। टुका गुस्से से भर उठा। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मामूली फार्मर उससे ऐसा बोले। उसने खुद को सनवील एकेडमी का इलीट और आयरन लायन ड्यूक का भतीजा बताया। एक तुच्छ फार्मर का इतना बदतमीज होना अक्षम्य था, और उसने वहीं लिन फेंग को खत्म करने की धमकी दी। जंगल की गहराई में टुका की दहाड़ गूंज उठी। उसका शरीर बदलने लगा। लिन फेंग की बातों से उकसाया गया उसका गुस्सा बीस्ट फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन में फूट पड़ा। उसका आकार बढ़ गया, मांसपेशियां फूल गईं और उसकी ऑरा जंगल में विस्फोट की तरह फैल गई। पेड़ कांपने लगे, पत्थर उड़ने लगे। लिन फेंग को मलबा आंखों में जाने से रोकने के लिए चेहरा ढकना पड़ा। लिन फेंग ने बुदबुदाकर कहा, ये चख। उसे याद आया कि उसके खेत में मॉन्क्सहुड एक बार अनडेड मैना से गलकर पैरालिसिस इफेक्ट हासिल कर चुका था। पिछली बार जब उसने खुद इसे आजमाया था तो पूरा दिन सुन्न पड़ा रहा था।
पाउडर बनाकर वो एक प्राकृतिक एनेस्थेटिक की तरह बिल्कुल सही काम करता था। उसने वो पाउडर उग्र बीस्ट की ओर उछाल दिया। गुस्से में अंधा टुका उसे बिना समझे सांस के साथ अंदर खींच गया। कुछ ही पलों में उसकी नज़र धुंधली होने लगी, अंग ढीले पड़ गए और जबरदस्त चक्कर आने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ताकत अचानक क्यों गिर रही है। टुका ने गुस्से में पूछा कि लिन फेंग ने कौन सा तरीका अपनाया है। लिन फेंग शांति से वहीं खड़ा रहा, अपनी नाक दबाए ताकि वो खुद पाउडर न सूंघ ले। उसने समझाया कि ये सिर्फ मॉन्क्सवुड पाउडर है, जो खेतों में आमतौर पर मिलता है। वही जगह है जिन्हें टुका इतनी नफरत से देखता है, और आज वही साधारण फार्मर की चीज ड्यूक के भतीजे को गिरा चुकी है। लिन फेंग ने पूछा कि क्या वो अब भी मानता है कि फार्मर्स बेकार होते हैं। अगर हाँ तो उसने उसे बेवकूफ़ कहा। उसने बताया कि फार्मर्स बहुत सी पागल चीज़ें कर सकते हैं, कई बार कॉम्बैट क्लासेस से भी ज़्यादा, और उन्हें हरा भी सकते हैं। फिर जब टुका लकवाग्रस्त पड़ा था, लिन फेंग आगे बढ़कर उसके बीस्ट फॉर्म सिर पर एक जोरदार मुक्का मारा। बाद में जब ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हुई तो टुका एक पेड़ से कसकर बंधा मिला। लिन फेंग ने कहा कि अगर वो एक फार्मर को भी नहीं हरा सकता तो उसे खुद को इलीट कहने का कोई हक नहीं। उसने कहा कि वो उसे यहीं छोड़ देगा ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, और जब कोई उसे ढूंढे तो इसे सबक समझे। अचानक एकेडमी वाइड अनाउंसमेंट गूंजी, जिसमें सभी कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्टर इंटरव्यू के लिए ऑडिटोरियम में इकट्ठा होने को कहा गया। लिन फेंग समझ गया कि इंटरव्यू शुरू हो रहा है और वो तुरंत दौड़ पड़ा, क्योंकि वो इसे किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी के ऑडिटोरियम के बाहर भीड़ लगी थी। कई कैंडिडेट्स पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो बस लड़कियों के लिए आए थे। एक आरामदायक और ऐशो आराम भरी जिंदगी का सपना देखते थे, जो पूरी तरह परिवार के पैसों से चलती हो, बिना मेहनत या जिम्मेदारी के, जब तक कि असली जिंदगी उनके सपनों को कुचल न दे। ऑडिटोरियम के बाहर खड़े लाड़ प्यार में पले लड़के आपस में गपशप करते रहे जब लिन फेंग वहां से गुजरा। कोई फुसफुसाया कि वही है जिसने लेवल 5 डंजन सोलो क्लियर किया था। किसी ने कहा कि उसे बस भागना आता है और वो औरतों पर निर्भर रहता है। किसी ने उसे शियान और बोगू से भी बदतर बताया। एक और ने जोड़ा कि लिन फेंग आम कैंडिडेट से तो मजबूत है, लेकिन वो खुद लेवल 5 एलीट है, इसलिए फायदा साफ उसी का है। लड़की लिन फेंग के पास आई और फिर से आइटम लौटाने की कोशिश की, जोर देकर कहा कि वो उसे नहीं रखना चाहती। लिन फेंग ने दोहराया कि वो उसे ही रखे, उसे इसकी जरूरत नहीं है। वो यूं ही कुछ चबाने लगा और एक नोटिफिकेशन पॉप हुआ, टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन +2, टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन +2। आसपास के लोग अब भी उसे घूर रहे थे, अपनी लड़कियों पर ध्यान देने के बजाय, जो अब उस रहस्यमय फार्मर के सामने फीकी लग रही थीं, जिसने अकेले डंजन क्लियर किया था। लेकिन लिन फेंग को इस सारे हंगामे की कोई समझ नहीं थी। वो सोच रहा था कि लोग इस तरह के कचरे को खजाना क्यों मानते हैं, और क्या ये सब बेवकूफ हैं। ऑडिटोरियम के अंदर लंबे टेबलों के पीछे इंस्ट्रक्टर्स की कतारें बैठी थीं। उनमें से एक ने घोषणा की कि इंटरव्यू के दौरान इंस्ट्रक्टर्स अपने स्टूडेंट्स चुनेंगे और स्टूडेंट्स भी अपने इंस्ट्रक्टर्स। उन्हें एक दूसरे को सफल बनाना है। जिन छात्रों के नाम पुकारे जाएं, वे आगे आएं। पहला नाम शियान का लिया गया। वो आगे बढ़ा, खुद को लेवल 6 अर्थ एट्रीब्यूट वॉरियर बताया और रॉक आर्मर बुलाकर अपनी एबिलिटी दिखाई। उसकी ऑरा उफान पर थी। पत्थर का कवच ठोस और प्रभावशाली लग रहा था, हालांकि मास्टर चीफ जैसा कुछ नहीं। एक इंस्ट्रक्टर ने संतोष से सिर हिलाया और खुद को लेवल 44 अर्थ बर्जर्कर बताया, पूछते हुए कि क्या शियान उसे इंस्ट्रक्टर के रूप में चाहता है। शियान ने तुरंत हां कर दी, उत्साह से कांपता हुआ। इसके बाद इंग वू का नाम आया और फिर लिन फेंग का। वो खड़ा हुआ और पैनल की ओर चला। फिर भी चारों तरफ लोग उसी ईर्ष्या, शक और नफरत के मिले जुले भाव से उसे देखते रहे। इतनी निगाहों और फुसफुसाहटों के बावजूद लिन फेंग बिना परवाह आगे बढ़ता रहा। उसने शांत स्वर में परिचय दिया, मैं लिन फेंग हूं, लेवल 8 ऑक्यूपेशन स्पिरिट फार्म लॉर्ड। उसकी ऑरा फैल गई। कई लड़कियां चुपचाप हाँफ उठीं। एक ने कहा कि इतनी उम्र में लेवल 8 पहुंचना काफी इंप्रेसिव है। दूसरी ने कहा कि वो फिर भी सिर्फ फार्मर है और उसे फार्मर्स में दिलचस्पी नहीं। एक लड़के ने ताना मारा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी फ्रंटलाइन एलीट्स को ट्रेन करने के लिए है, न कि आम लोगों को फ्यूचर कैनन फोडर बनाने के लिए। एक इंस्ट्रक्टर ने माहौल शांत करने की कोशिश की, कहते हुए कि लिन फेंग के प्रिलिमिनरी और रीटेस्ट दोनों ही नतीजे बेहतरीन रहे हैं। साफ है कि उसमें स्किल और टैलेंट है। डायरेक्टर ने गला साफ किया और सुझाव दिया कि कॉम्बैट एबिलिटी टेस्ट किया जाए, क्योंकि राय इतनी बटी हुई है। सभी इंस्ट्रक्टर्स ने तुरंत सहमति जताई। एक महिला इंस्ट्रक्टर ने बस सिर हिलाया और दूसरे ने बुदबुदाया कि उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस घर जाकर कुछ अच्छा खाना चाहता है। डायरेक्टर ने लिन फेंग से पूछा कि क्या वो तैयार है। उसने याद दिलाया कि यहाँ ट्रेनिंग का अंतिम उद्देश्य डीमन क्लैन के खिलाफ फ्रंटलाइन पर टैलेंट भेजना है। बिना कॉम्बैट पोटेंशियल के फ्रंटलाइन पर जाना सिर्फ बेकार की कुर्बानी होगी। लिन फेंग का दिमाग तेजी से दौड़ा। कॉम्बैट एबिलिटी टेस्ट। अभी खुलेआम लड़ना मतलब उसकी नेक्रोमैंसर एबिलिटीज का खुलासा, जो वो किसी भी हाल में नहीं होने दे सकता था। उसे बेहद सावधान रहना था।
उसने एक हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली, सारी बेचारी छिपाते हुए कहा कि वो तैयार है। बाद में ऑडिटोरियम परिसर के भीतर एक अस्थायी क्लियरिंग में सब जमा हुए। एक ताकतवर इंस्ट्रक्टर लिनफेंग के सामने खड़ा था। उसने समझाया कि टेस्ट सरल है, 5 मिनट तक उसके सामने टिके रहना, ये साबित करने के लिए कि उसमें कॉम्बैट पोटेंशियल है। जैसे ही उसने अपनी पावर एक्टिवेट की, जमीन कांप उठी। उसकी ऑरा तूफान की तरह फैल गई। देखने वाले छात्र दबाव में झुक गए, कई तो घुटनों पर गिर गए। उसकी स्पिरिचुअल फोर्स का बोझ सह नहीं सके। वे हैरानी से फुसफुसाने लगे कि क्या ये लेवल 40 से ऊपर वाले की असली प्रेशर है। और तभी सब जम गए। लेवल 44 इंस्ट्रक्टर के क्रशिंग प्रेशर के बीच उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके मुंह खुले के खुले छोड़ दिए। एक साधारण सा फार्मर अब भी खड़ा था, न कांप रहा था, न घुटनों पर था और न ही हाँफ रहा था। वो बस हल्का सा झुककर खड़ा था। किसी ने अविश्वास से फुसफुसाया कि ये आदमी ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। इंस्ट्रक्टर प्रभावित हुआ और उसकी तारीफ की, कहते हुए कि सिर्फ उसकी जिद के लिए भी वो उसे ऊंचा आंकेगा। उसने लिनफेंग को कहा कि वो अपनी सारी एबिलिटीज इस्तेमाल करे और पूरी ताकत से हमला करे। ये सुनते ही लिनफेंग हरकत में आ गया। उसने मन ही मन माना कि लेवल 44 एक्सपर्ट का दबाव वाकई डरावना है, लेकिन फिलहाल उसकी सीमा के भीतर है। उसने हाथों में माना इकट्ठा किया, एक चमकता गोला बनाया और पुकारा, बाहर आओ मेरे सेवकों। प्रकृति माना की घूमती धाराओं में लिपटे अनडेड समन आकार लेने लगे। लिनफेंग ने राहत महसूस की। नेचर माना से अनडेड को ढक देना उनकी नेक्रोमैंसर ऑरा को छुपा देता था। यही एक तरीका था जिससे वो बिना खुलासा किए समन कर सकता था। सबसे पहले एक गोभीनुमा भालू की धुंधली आकृति उभरी। लिनफेंग ने सोचा, सच कहें तो कौन अंदाजा लगाएगा कि ये गोभी सिर वाला भालू असल में अनडेड है। समनिंग पूरी होते ही दर्शक हाँफ उठे। वे बोले कि ये कोई रेयर वेरिएंट ऑक्यूपेशन लगता है। क्रीचर के चारों ओर घिरी नेचर माना की समृद्धि पर हैरान थे। भीड़ में उत्सुकता दौड़ गई। इंस्ट्रक्टर ने अपनी ब्लेड्स निकाली, दोनों अपनी अपनी ब्लेजिंग ऑरा से ढकी हुई। समन और इंस्ट्रक्टर आमने सामने खड़े थे। इंस्ट्रक्टर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस तरह के मॉन्स्टर से भिड़ने वाला है। दोनों पूरी रफ्तार से एक दूसरे पर टूट पड़े और उनकी टक्कर से क्लियरिंग में ऑरा की लहरें फैल गईं। इंस्ट्रक्टर बेतहाशा हमला करने लगा, चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। समन वारों से लड़खड़ाने लगा, उस पर दबाव साफ दिख रहा था। किनारे से देखते हुए डायरेक्टर ने टिप्पणी की कि समन असाधारण रूप से वफादार है। कोई और समन क्रिएचर इतना डैमेज सहने के बाद जबरदस्ती अनसमन हो गया होता, लेकिन ये अब भी आगे बढ़ रहा था, मुक्के तक चला रहा था। इंस्ट्रक्टर ने वार बचाया और डायरेक्टर ने निराशा से जीभ चटकाई, सोचते हुए कि क्या ओल्ड गे इतना कमजोर है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ओल्ड गे की तरफ से लड़ाई इतनी फीकी क्यों लग रही है। इधर लिनफेंग पूरी तरह शांत था। वो सच्चाई जानता था, ये अनडेड हैं, इन्हें दर्द महसूस नहीं होता, नहीं ये शोर मचाते हैं। ये सतही जख्म बस थोड़ा सा माना खर्च करके ठीक हो जाते हैं, इसलिए इन्हें परवाह नहीं। इंस्ट्रक्टर सोच रहा था कि वो बस छात्रों के सामने दिखावा करना चाहता था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि लिनफेंग वाकई काफी टैलेंटेड निकलेगा। डायरेक्टर के चेहरे पर निराशा उसे चुभ रही थी, इसलिए उसने कुछ असली दिखाने का फैसला किया। उसने लिनफेंग से कहा कि चिंता ना करे, वो बाद में नष्ट हुए समन की भरपाई कर देगा। फिर उसे ध्यान से देखने को कहा। आमतौर पर समनर्स को अपने क्रीचर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। एक बार समन मर गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हमेशा के लिए। यही आम जानकारी है। इंस्ट्रक्टर ने बर्जरकर स्किल ब्लडथर्स्ट एक्टिवेट की और एक जबरदस्त मुक्के से अनडेड समन को पीछे उड़ा दिया। उसका रूप टूटे पत्थर की तरह दरक गया और फिर पूरी तरह बिखरकर गायब हो गया। इंस्ट्रक्टर बाजू बांधे खड़ा था, आत्मसंतुष्ट। उसने आत्मविश्वास से कहा कि लिनफेंग को अपने समन के नष्ट होने पर बहुत बुरा लग रहा होगा, और रो लेने में कोई हर्ज नहीं। उसे सच्ची भावनाएं वाले छात्र पसंद हैं। उसकी कल्पना में लिनफेंग पहले ही एक दयनीय फार्मर बच्चे की तरह सिसक रहा था, जिसका खिलौना टूट गया हो। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट थी। लिनफेंग बिल्कुल भावहीन खड़ा था, न उदास, न घबराया, न जरा सा परेशान। उसका चेहरा इतना अपठनीय था कि कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या सोच रहा है। इंस्ट्रक्टर उलझन में पड़ गया। उसने सोचा शायद लिनफेंग इतना दुखी है कि सुन्न हो गया है। अगले ही पल लिनफेंग के पैरों के नीचे से अनगिनत बेलें फूट पड़ी। वो सांपों की तरह लहराती हुई आगे बढ़ी और पल भर में इंस्ट्रक्टर को जकड़ लिया। चौंक कर उसने गुस्से में चिल्लाया, पूछते हुए कि ये क्या हो रहा है, और लिनफेंग पर इतने सारे समन्स रखने का आरोप लगाया। बेलें कसती रहीं, वो जूझता रहा। फिर एक जोरदार गर्जना और शक्ति के विस्फोट से उसने तोड़ डाला। आखिरकार डायरेक्टर ने दखल दिया, दोनों को रुकने को कहा। उसने घोषणा की कि लिनफेंग ने खुद को साबित कर दिया है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी का छात्र बनने के योग्य है। हालांकि उसने जोड़ा कि इस समय सभी नेचर टाइप इंस्ट्रक्टर्स बैटलफील्ड पर तैनात हैं, इसलिए फिलहाल लिनफेंग को सिखाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। लिनफेंग ने तुरंत सबसे अहम सवाल पूछा, तो मेरी कल्टीवेशन रिसोर्सेज का क्या?
डायरेक्टर ने उसे भरोसा दिलाया कि एकेडमी किसी की भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज कभी नहीं काटती, सब कुछ स्टैंडर्ड के अनुसार मिलेगा। उसने ये भी कहा कि चूंकि लिनफेंग ने परीक्षा में असाधारण प्रदर्शन किया है, उसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करने की अनुमति है। ये सुनकर लिनफेंग को लगा जैसे स्वर्ग खुल गया हो, आज़ादी और रिसोर्सेज, सच में एक पैराडाइज। उसने तुरंत कहा, तो मुझे जमीन चाहिए। डायरेक्टर पलके झपकाता रह गया। ये बिल्कुल उसकी उम्मीद नहीं थी। ज्यादातर छात्र इस मौके पर हाई ग्रेड इक्विपमेंट, रेयर कल्टीवेशन ट्रेजर्स या फिर कोई शानदार प्राइवेट हॉल मांगते, जहां वे पढ़ाई छोड़कर सुबह तक लड़कियों के साथ नाच सकें। लेकिन ये लड़का अलग था। डायरेक्टर ने पुष्टि की कि क्या लिनफेंग सच में किसी भी कीमती रिसोर्स या हाई टियर आइटम की जगह सिर्फ जमीन चाहता है। लिनफेंग हंसा और समझाया कि वो स्पिरिट फार्म लॉर्ड है, बिना जमीन के वो खुद को क्या कहेगा। डायरेक्टर ने सिर हिलाया और मान लिया। उसने बताया कि शहर के पश्चिम में एक छोड़ा हुआ ट्रेनिंग वेस्टलैंड है जो काफी समय से खाली पड़ा है। उसने लिनफेंग को उसे जैसे चाहे इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। यही वही था जिसकी लिनफेंग को उम्मीद थी। उसने डायरेक्टर को दिल से धन्यवाद दिया। इंस्ट्रक्टर्स ने उसे बैक स्टेज जाकर आराम करने को कहा। बाद में एक शांत कमरे में लिनफेंग की फाइल टेबल पर रखी थी। एक इंस्ट्रक्टर उसे देखते हुए बुदबुदाया कि स्पिरिट फार्म लॉर्ड वाकई एक दिलचस्प ऑक्यूपेशन है। तभी एक महिला इंस्ट्रक्टर जल्दबाजी में अंदर आई और प्रिंसिपल से कहा कि उसे कुछ जरूरी रिपोर्ट करना है। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या बात है? उसने एक नाजुक स्क्रोल जैसी वस्तु आगे बढ़ाई। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर का कंटेंट चौंकाने वाला था। रिपोर्ट में पुष्टि की गई थी कि टूका, उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम का सदस्य जो हे शाओ की तलाश में था, एक नेक्रोमैंसर द्वारा मारा गया है। उसकी लाश ऑडिटोरियम से ज्यादा दूर नहीं मिली थी। रिपोर्ट में शक जताया गया था कि कोई नेक्रोमैंसर अकेडमी में घुस चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है शहर के पश्चिम में मौजूद ट्रेनिंग वेस्टलैंड पर। लिनफेंग बंजर जमीन पर चलते हुए अपने हाथ में पकड़े कागज को देख रहा था। उसने जोर से कंफर्म किया कि यही वही जगह है जिसका जिक्र किया गया था, फैंगचौन सिटी के पश्चिम का ट्रेनिंग वेस्टलैंड। उसकी हथेली में हल्की हरी रोशनी जमा हुई। जैसे ही उसने लैंड असाइनमेंट स्पेल एक्टिवेट किया, एक नोटिफिकेशन उभरा। 100 मू ट्रेनिंग लैंड वेस्ट ऑफ फैंगचौन सिटी, ओनरशिप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी, टेम्पररी रेंटल अग्रीमेंट 1 ईयर, एक्सक्लूजन बैरियर एक्टिवेटेड, स्टूडेंट लिनफेंग ओनली। लिनफेंग ने जीभ चटकाई और कहा कि सिर्फ 1 साल देना थोड़ा कंजूसाना है, लेकिन ये सोचकर कि ज्यादातर स्टूडेंट्स 1 साल के अंदर बैटलफील्ड भेज दिए जाते हैं, बात समझ में आती है। इसके अलावा वो इस बात से बेहद खुश था कि अब पूरे 1 साल के लिए उसके पास 100 मू जमीन पूरी तरह उसके कंट्रोल में थी। उसने सोचा, यही असली स्पिरिट फार्मस्टेड मास्टर कहलाने लायक चीज है। भले ही बाकी लोग इस ऑक्यूपेशन को नीची नजर से देखें, लेकिन इसके भीतर छुपी असली पागलपन भरी ताकत सिर्फ वही जानता था। ये उसे पर्दे के पीछे से हालात कंट्रोल करने की इजाजत देती थी और सबसे ऊपर रखती थी। उसने उंगली ऊपर की ओर उठाई। उसकी ऑरा जोर से घूमने लगी और उसने अपने सारे अनडेड कंपेनियंस को मैदान में समन कर लिया। अब उसने कहा, काम शुरू करते हैं। तुरंत ही सारे समन जमीन में फैल गए। कुछ मिट्टी जोतने लगे, कुछ पानी की नालियां संभालने लगे, कुछ जमीन पर ट्रैक्टर की तरह फुर्ती से दौड़ते हुए कतारों में जुताई करने लगे। इस बीच लिनफेंग धूप में आराम से खड़ा होकर स्ट्रेच करने लगा। मैजिक सच में जिंदगी बदल देता है, उसने आ भरते हुए कहा। पुराने लोग झूठ नहीं बोलते थे। अचानक किसी ने उसके कंधे पर थपकी दी। लिनफेंग ने मान लिया कि रेक्लेमेशन का काम पूरा हो गया है और बोला कि उनकी इनिशिएटिव उसकी उम्मीद से ज्यादा मजबूत है। लेकिन जवाब में उस अनडेड ने बस हल्की सी भनभनाहट की। लिनफेंग ने उसे ध्यान से देखा और आह भरी। अनडेड से इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस की उम्मीद करना अब भी ज्यादा था, उसने सोचा। हल्की निराशा के साथ वो वहां से हट गया। उसे पता नहीं था कि उसके पीछे खड़ा सेलेस्टियल अनडेड पहले उलझन में पड़ा, फिर हल्की सी मुस्कान बिखेर दी, बुद्धि की एक झलक जिसे लिनफेंग पूरी तरह मिस कर गया। लिनफेंग ग्रीन हाउस में दाखिल हुआ और अंदर मौजूद पौधों का निरीक्षण करने लगा। हर फसल के ऊपर तैरते हुए नोटिफिकेशंस चमक रहे थे। स्टैमिना +1 परमानेंटली अनराइप, स्टैमिना +1 परमानेंटली अनराइप, अटैक पावर +1 परमानेंटली अनराइप, लाइफ +1 टेम्पररीली अनराइप। इन चमकते नोटिफिकेशंस को देखकर लिनफेंग सच में खुश हो गया। उसने सोचा कि जहां बाकी लोग लंबी और कड़वी ट्रेनिंग से अपनी ताकत बढ़ाते हैं, वहीं वो फसलों, बैलेंस न्यूट्रिशन और मजबूत फाउंडेशन से आगे बढ़ सकता है। ये सच में एक ब्लेसिंग थी। उसे ये भी अफसोस हुआ कि ऐसे असर वाली फसलें सिर्फ वही उगा सकता है। अगर वो यील्ड बढ़ा सके और सबको अपनी फसलों से मजबूत बना सके, तो डीमन क्लान उनके सामने मिट्टी के मुर्गे और कागजी कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं रहेंगे। ग्रीन हाउस संभालने के बाद उसे एहसास हुआ कि सिर्फ स्पेशल क्रॉप्स लगाना काफी नहीं होगा। बाहर बड़ी मात्रा में नॉर्मल क्रॉप्स भी लगाने होंगे ताकि सब कुछ कैमोफ्लाज हो सके, वरना ग्रीन हाउस के सीक्रेट सामने आ जाएंगे और वो ये जोखिम नहीं उठा सकता था। एक्सपोजर उसके दिमाग में चल रहे सारे पागल प्लान्स को बर्बाद कर देगा। इसलिए फिलहाल उसने बस आस्तीन चढ़ाई और काम में जुट गया।
3 दिन बाद वेस्टलैंड पूरी तरह बदल चुका था, पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा हरा और बरसों बाद सच में जिंदा सा। लिनफेंग खेत के बीच में फावड़ा पकड़े खड़ा था, अपने बड़े समंस को सही ढंग से खोदने का तरीका दिखा रहा था। उसने पूछा कि क्या वे समझ गए हैं और उम्मीद की कि अब तो उनकी बात पकड़ लेंगे। कुछ अनडेड अब भी उलझे हुए दिख रहे थे, उसकी नकल अटपटे ढंग से कर रहे थे, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर रहे थे। लिनफेंग ने संतोष से सांस ली। उसने सोचा कि इतने हेल्पर्स के साथ सब्जियां लगाना वाकई बहुत तेज हो गया है। तभी उसकी नजर एक अनडेड पर पड़ी जो कुछ संदिग्ध कर रहा था। अरे तुम क्या कर रहे हो? लिनफेंग चिल्लाया। डरा हुआ अनडेड चौंक गया। वो खुशी खुशी एक मोटा आलू चबा रहा था। लिनफेंग तेजी से उसकी ओर बढ़ा और अनडेड डर के मारे अकड़ गया, फिर धीरे धीरे सिर घुमाया। इसी पल एक नोटिफिकेशन उभरा। अनडेड लिजर्ड लेवल 6 टेम्पररी, बोन डेंसिटी टेम्पररीली इंक्रीजिंग, डिफेंस टेम्पररीली इंक्रीजिंग। लिनफेंग अविश्वास में घूरता रह गया। ये सारे अनडेड लिजर्ड्स तो पिछले डंजन से उसके गेंस थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इसने आलू खाया था। उसके दिमाग में सवाल उठा, क्या अनडेड भी स्पिरिचुअल क्रॉप्स के इफेक्ट्स पा सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी तरह पागलपन होगा। इसके बाद के दिनों में लिनफेंग ने व्यवस्थित रूप से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। अलग अलग अनडेड को अलग अलग फसलें खिलाई गई और हर बदलाव, हर बफ, हर म्यूटेशन को ध्यान से रिकॉर्ड किया गया। एक सच्चे स्पिरिट फार्मस्टेड मास्टर का रिसर्च आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। उसी समय ट्रेनिंग वेस्टलैंड के पास एक और आकृति दिखाई दी जो चुपचाप फसलों और परछाइयों के बीच चल रही थी। उसने आसपास नजर दौड़ाई और भौहें से कोड़ लीं। उसे ये अजीब लगा। जब उसने पहले इस इलाके को प्रोब किया था तब यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। जमीन के चारों ओर का बैरियर उसे बेहद कमजोर लगा, जैसे कागज की पतली दीवार। उसने तय किया कि वो इसे एक ही वार में चीर सकता है। अंदर उसे सिर्फ एक ही इंसान दिखा और उसने सोचा कि क्या ये पूरा मामला कोई जाल है। ये ख्याल उसे दिलचस्प लगा। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके नीचे कुछ ट्रिगर हो गया। उसे एहसास बहुत देर से हुआ। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन अफरा तफरी तुरंत फूट पड़ी। जमीन के नीचे से कुछ फटा और ठीक उसके पैरों तले विस्फोट हो गया। अचानक हुए धमाके से वो चौंक गया, हालांकि आखिरी पल में बच गया। उसने हंसकर कहा कि इस तरह की चालाकी उसे निपटाने के लिए काफी नहीं है। लेकिन तभी और भी ऐसे एक्सप्लोजिव चीजें जमीन के नीचे से फूटने लगीं। वे धड़क रही थीं, फूल रही थीं, अस्थिर ऊर्जा से भरी हुई। अब घुसपैठिए की रीढ़ में भी सिहरन दौड़ रही। उसने गालियां बकते हुए पूछा कि ये चीजें आखिर है क्या? फिर एक के बाद एक जबरदस्त विस्फोट हुए। इतने भयानक के शॉक वेव्स दूर से दिखाई दे रही थीं। ये सारे धमाके जमीन के नीचे गहराई में मौजूद एक चमकती हरी आकृति से जुड़े लग रहे थे। धरती की आत्मा के टुकड़े जैसा एक शानदार अस्तित्व जिसे लिन फैंग ने उगाया था। घने धुएं के बीच उस प्राणी की रहस्यमयी चमकती आंखों से घुसपैठिए को देखते हुए वो पीछे हट गया। उसने फिर से गाली दी और कहा कि अगर उसे ड्यूक का भरोसा जीतने की जरूरत ना होती तो वो यहाँ दूसरी बार कभी नहीं आता। उसने कसम खाई कि जब वो लिन फैंग को काट डालेगा तब देखेगा कि ये धमाके उसे रोक पाते हैं या नहीं। उसने हर चीज काटना शुरू कर दिया, जड़ें, पौधे, बेलें और वो सारी मेहनत जो लिन फैंग और उसके अनडेड ने खेत में की थी। उसे परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ तबाही चाहिए थी। लेकिन जैसे ही वो सब कुछ काट रहा था, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो रुका और एक हल्की ऑरा महसूस की, अनडेड की ऑरा। उसका चेहरा बदल गया। एक याद उभरी, किसी बुद्धिमान पुजारी की कही हुई बात। फेंगचुआन सिटी की इस रिकॉनेसेंस ट्रिप में तुम्हारा मुख्य मिशन नेक्रोमैंसर हे श्याओ को ढूंढना है। आखिरी संपर्क के बाद से वो गायब है। उसका हमारे क्लैन से एक समझौता है। घुसपैठिए की आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये जगह हे श्याओ की छिपने की जगह थी? लेकिन वो यहाँ क्यों छिपेगा? क्या उसने क्लैन से गद्दारी कर दी थी? उसने जीभ छटकाई और सोचा कि इमॉर्टैलिटी की सीक्रेट टेक्निक के लिए हे श्याओ जैसे गद्दार को जरा भी शर्म नहीं। उसके आसपास के पौधों से और भी तेज ऊर्जा उछलने लगी। जितनी देर वो वहां रुका, ऑरा उतनी ही अस्थिर होती गई। उसने तय किया कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, हे श्याओ को ढूंढना प्राथमिकता थी। रात बीत गई, सुबह हो गई। लिन फैंग की सुबह की दहशत। लिन फैंग उठा, औजार उठाए और खुशी खुशी बाहर निकल पड़ा। कल उसने ज्यादातर खेतों को कैटलाइज और फर्टिलाइज कर दिया था। आज बाकी हिस्सों का काम निपटाना था। लेकिन जैसे ही उसने पूरी तरह आंखें खोली और सामने देखा, वो जम गया। उसका मुंह खुला रह गया। वो कई सेकंड तक बस देखता रहा, बोल नहीं पाया। फिर उसके हाथ से औजार जोर से गिरा और वो ग्रीन हाउस की ओर दौड़ पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग सुन्न हो चुका था। मेरा ग्रीन हाउस। जिस चीज को उसने इतनी सावधानी से उगाया था, सब तबाह हो चुका था। तभी ऊपर से कई आकृतियां आसमान से उतरीं। लिन फैंग चौकन्ना हो गया, सोचते हुए कि वो दुश्मन है, लेकिन पास से देखने पर वो उलझन में बुदबुदाया। एनफोर्समेंट के लोग यहाँ क्यों आए हैं? एनफोर्समेंट ऑफिसर्स उतरे और इलाके को स्कैन करने लगे। उनमें से एक ने बताया कि उनके डिमोनिक एनर्जी डिटेक्टर ने डिस्टर्बेंस का स्रोत यहीं दिखाया है।
वे हैरान थे कि ट्रेनिंग वेस्टलैंड अचानक ऐसा क्यों दिख रहा है और शक कर रहे थे कि कहीं डीमन क्लैन के सदस्य आसपास तो नहीं छिपे। तभी एक नोटिफिकेशन उनके सामने उभरा। दिस लैंड हैज ऑलरेडी बीन लीज्ड। ऑफिसर्स ने एक दूसरे की ओर देखा तो ये अनओन्ड लैंड नहीं थी। फिर भी उन्होंने कहा कि वे डीमन क्लैन एक्टिविटी की संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकते और सतर्क रहना होगा। उनमें से एक ने लिनफेंग से शालीनता से बात की, बताया कि वे एनफोर्समेंट टीम से हैं, लेकिन माहौल बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था। लिनफेंग को गहरी बेचैनी महसूस हुई। एनफोर्समेंट टीम यहां ही क्यों आई? लीड ऑफिसर ने समझाया कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने यहां डिमोनिक एनर्जी डिटेक्ट की है और लिनफेंग से बैरियर खोलने को कहा ताकि वे अंदर आकर जांच कर सकें। दूसरे ने जोड़ा कि उन्हें भी अभी पूरी स्थिति साफ नहीं है। लिनफेंग का पेट कस गया। कुछ ही दिन पहले किराए पर ली गई जमीन पर डिमोनिक एनर्जी, ये कैसे मुमकिन था? उसके जवाब देने से पहले ही पीछे से किसी ने झुंझलाकर चिल्लाया, एक फार्मर से बैरियर खुलवाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? टुका अभी अभी डीमन क्लैन द्वारा मारा गया है और अब यहां डीमन ऑरा मिल रही है। मेरे हिसाब से तो ये जासूस है। उसकी आवाज ठंडी और जहरीली थी, चेहरा बेहद गंभीर, यहां तक कि लिनफेंग की रीढ़ में भी सिहरन दौड़ गई। एनफोर्समेंट मेंबर ने सीधा लिनफेंग की ओर इशारा किया और ठंडे लहजे में उसे सरेंडर करने का आदेश दिया, उसे जासूस कहते हुए। दूसरे ने बीच में बोलते हुए कहा कि कैप्टन शायद कुछ ज्यादा ही इंपल्सिव हो रहा है। आखिरकार अभी 2 लोग मरे हैं और यहां फिर से डिमोनिक एनर्जी मिली है। ऐसे हालात में लिनफेंग वाकई काफी संदिग्ध है। सच तो ये था कि दोनों इन्फोर्समेंट मेंबर्स पहले से ही लिनफेंग से सावधान थे, बल्कि उसका फार्मर होना उन्हें और भी ज्यादा शक में डाल रहा था। उनके हिसाब से एक फार्मर अपने दम पर ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बस एक ही जवाब बचता था, वो एक जासूस है। एक ऐसा जासूस जो सीधे काम नहीं करता बल्कि पर्दे के पीछे से डीमन क्लैन की मदद करता है। उनमें से एक ने लिनफेंग से जांच में सहयोग करने और बैरियर खोलने को कहा। लिनफेंग का दिल डूब गया। वो जानता था कि वो उन्हें किसी भी हाल में अंदर नहीं जाने दे सकता। खेत के अंदर जो कुछ हुआ था उसके बाद एनफोर्समेंट टीम को खुली जांच की इजाजत देना तबाही मचा देगा। उसे किसी तरह उन्हें भगा देना था। उसने मासूम लगभग बेबस सा चेहरा बनाया और कहा कि उसका क्लास नीचा है और उसे हमेशा से नजरअंदाज किया गया है। उसने समझाया कि वो बस शांति से कल्टीवेट करना और खुद को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन अब एनफोर्समेंट टीम भी उसे शक की नजर से देख रही है। उसने पूछा कि क्या उन्हें सच में लगता है कि उसके जैसे कोई ऐसा कर सकता है, और क्या एक इंसान को थोड़ी सी शांति मांगने का भी हक नहीं? एक एनफोर्समेंट मेंबर साफ तौर पर हिल गया। उसने कैप्टन की ओर देखकर कहा कि लिनफेंग पहले से ही काफी बदहाल लग रहा है और क्या वाकई इसे इतना आगे ले जाने की जरूरत है? लेकिन कैप्टन जरा भी नहीं पसीजा। उसने झिड़कते हुए कहा कि कोई भी बेबस बनने का नाटक कर सकता है और वो ऐसी चालों में नहीं फंसेगा। उसे पूरा यकीन था कि लिनफेंग अभिनय कर रहा है। एक शब्द और बोले बिना कैप्टन ने मुट्ठी उठाई और आगे झपट पड़ा। उसने पूरी ताकत से लिनफेंग पर वार किया। उसने जरा भी हाथ नहीं रोका, या तो इसलिए कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि लिनफेंग एक फार्मर है, या इसलिए कि वो मानता था कि लिनफेंग दिखने से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर लिनफेंग सच में एक साधारण फार्मर होता तो वो मुक्का उसे वहीं अपाहिज बना देता, लेकिन इसके बजाय लिनफेंग ने कैप्टन की मुट्ठी पकड़ ली। उसी पर लिनफेंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा ही जोड़ लिया था। आमतौर पर उसे वो वार महसूस ही नहीं होता, लेकिन अब उसे अभिनय करना था। इसलिए भले ही उसने कैप्टन की मुट्ठी रोक ली थी, फिर भी उसने जानबूझकर पीछे लड़खड़ाते हुए खुद को ऐसे दिखाया जैसे उसे बेरहमी से चोट लगी हो। कैप्टन उसे अविश्वास से घूर रहा था। वो बुदबुदाया कि उसने उस वार में पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी लिनफिंग जिंदा खड़ा था। साफ था कि कुछ गड़बड़ है। लिनफिंग जितना भी बेबस और दयनीय दिखने की कोशिश करता, कैप्टन का शक उतना ही गहराता जाता। इस बिंदु पर ऐसा लगने लगा जैसे वो सच में लिनफिंग को मार देना चाहता हो। लिनफिंग ने उस पर आरोप लगाया कि वो केस जल्दी बंद करने के लिए जबरदस्ती कन्फेशन निकलवाना चाहता है। उसने अभिनय और जोर से किया, एक दबा कुचला बदहाल सा छोटा किसान बनकर। इस बार एक और एनफोर्समेंट मेंबर का सब्र टूट गया। उसने कैप्टन की बाह पकड़ ली और उसे शांत होने को कहा। उसने इशारा करते हुए बताया कि लिनफिंग जो इस्तेमाल कर रहा है वो नेचर मैजिक है। डीमन क्लैन को नेचर से जुड़ी हर चीज से नफरत होती है। ये कॉमन नॉलेज है, ऐसी बात जिसे 6 साल का बच्चा भी जानता है। कैप्टन हिचकिचाया। उसे एहसास हुआ कि वो शायद कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। फिर भी क्योंकि लिनफिंग बस एक नीचा फार्मर था, उसे ज्यादा अपराध बोध नहीं हुआ। उसकी नजर में एक किसान को पीटना कोई जुर्म नहीं था। ज्यादा शांत स्वभाव वाले एनफोर्समेंट मेंबर्स आगे आए और माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वे हालात को गलत समझ बैठे थे। लिनफिंग की नेचर मैजिक बेहद शुद्ध है और वे रिपोर्ट में सब कुछ ठीक से साफ कर देंगे। लिनफिंग ने तुरंत उस मौके को पकड़ लिया और उसका शुक्रिया अदा किया, उसे न्यायप्रिय और धर्मात्मा लॉर्ड कहते हुए। उस आदमी ने जवाब दिया कि ये उसका फर्ज है और कैप्टन के ज्यादा बर्ताव के लिए फिर से माफी मांगी।
लेकिन उनके पीछे कैप्टन का गुस्सा जरा भी ठंडा नहीं हुआ था। ये सारा दृश्य देखकर वो और भड़क गया। उसने फिर से हाथ उठाया, इस बार और भी बेरहम वार की तैयारी करते हुए। उसके कुछ करने से पहले ही बाकी एनफोर्समेंट मेंबर्स लिन फिंग के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि वे और कोई अन्याय नहीं होने देंगे और उसे दोबारा सीमा पार नहीं करने देंगे। इससे कैप्टन और भी आग बबूला हो गया, लेकिन जब उसकी अपनी ही टीम उसके खिलाफ खड़ी थी तो उसके पास कोई चारा नहीं बचा। ठंडी फुंकार के साथ वो अपने ड्रैगन पर चढ़ा और वहां से चला गया। लिन फिंग उन्हें दूर जाते हुए देखता रहा और मन ही मन आह भरी। ये परेशानी भरी थी। सिर्फ खेती करना अब साफ तौर पर काफी नहीं था। उसे असली ताकत चाहिए थी, खुद को बचाने की ताकत। उसी समय एक कागजी चिड़िया फड़फड़ाती हुई उसके सामने उतरी और साफ आवाज में बोली, फ्रेशमैन लिन फिंग, कृपया कल सुबह एकेडमी ड्रिल ग्राउंड्स पर एकत्र हों न्यू स्टूडेंट कैपेबिलिटी असेसमेंट और ग्रेडिंग बैटल्स में भाग लेने के लिए। अनुपस्थिति की अनुमति नहीं है। अंत में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस की मोहर लगी थी। इसे पढ़ने के बाद लिन फिंग ने लंबी सांस ली। उसने सोचा कि शांत जीवन जीना इतना मुश्किल क्यों है। मुसीबतें एक के बाद एक आती जा रही थी, जैसे दुनिया ने ठाग लिया हो कि उसे एक पल के लिए भी लो की नहीं रहने देना। उधर दो आकृतियां चुपचाप ये सब देख रही थीं। उनमें से एक महिला ने कहा कि जो नेचर मैजिक उसने महसूस की वो बेहद शुद्ध और असाधारण रूप से शक्तिशाली है। उसने प्रिंसिपल से पूछा कि क्या वो बच्चा सच में सिर्फ एक फार्मर है। प्रिंसिपल ने माना कि उसे खुद भी यकीन नहीं है। सिस्टम के मुताबिक लिन फिंग का प्रोफेशन स्पिरिट फार्मस्टेड मास्टर था। महिला ने भौं उठाई। लेवल 50 नेचर टाइप आर्चमेज वेरा जैसी किसी के लिए इसमें दिलचस्पी लेना ही चौंकाने वाली बात है। उसने अंदाजा लगाया कि ये शायद एक म्यूटेटेड क्लास है और लड़के के पास जरूर कुछ राज है। फिर भी उसने कहा कि सिर्फ नेचर मैजिक ही उसे डीमन क्लैन से साठगांठ के शक से पूरी तरह से मुक्त कर देती है। डीमन क्लैन इतनी मजबूत लाइफ ऑरा की नकल ही नहीं कर सकता, ऐसी ऑरा जिसके पास जाने से ही उन्हें बीमार कर दे। प्रिंसिपल ने सहमति जताई और कहा कि कुछ लोगों को अब शांत हो जाना चाहिए। उसने जोड़ा कि असली तमाशा तो अब शुरू हुआ है। एक औरा दोनों को लपेट गई और वे नजरों से ओझल हो गए। जो लेने आए थे वो वे पहले ही हासिल कर चुके थे। बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी के फ्रेशमैन ड्रिल ग्राउंड्स में छात्रों की भारी भीड़ जमा थी। हर तरफ शिकायतों की गूंज थी। कोई पूछ रहा था कि इंटरव्यूज और इंस्ट्रक्टर सिलेक्शंस के बाद फिर से टेस्ट क्यों लिया जा रहा है। कोई झुंझलाकर कह रहा था कि एकेडमी बिना किसी तर्क के एक के बाद एक टेस्ट थोप रही है। एक और छात्र ने दावा किया कि उसके पास अंदरूनी जानकारी है और दूसरों को छेड़ने लगा, लेकिन तुरंत ही कह दिया कि वो कुछ नहीं बताएगा। लिन फिंग चुपचाप भीड़ में खड़ा था। उसे इन बेवकूफों की बकवास में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। जल्द ही गुलाबी बालों वाली फीमेल इंस्ट्रक्टर पहुंची और सबको चुप रहने का आदेश दिया। उसने माना कि सबके मन में सवाल है, खासकर इस बात को लेकर कि इंस्ट्रक्टर इंटरव्यूज के बाद ऑल स्टूडेंट एंट्रेंस असेसमेंट क्यों हो रही है। उसने समझाया कि पिछले दिन फ्रंट लाइन से अर्जेंट मिलिट्री इंटेलिजेंस आई है। डीमन क्लैन का हमला और तेज हो गया है और तीसरे बैरियर के बाहर का फोर्ट्रेस अब गंभीर खतरे में है। अकेडमी को सीधे आदेश मिले हैं कि तुरंत एक बैच ऑफ वाइटल फोर्सेस को सपोर्ट के लिए भेजा जाए। छात्र सन्न रह गए। एक ने अविश्वास से बोल दिया कि उन्होंने तो अभी अभी एडमिशन लिया है और अब उन्हें फ्रंट लाइन की ओर भेजा जा रहा है। दूसरे ने विरोध किया कि उन्हें पहले स्टडी और कल्टीवेट करने को कहा गया था। इंस्ट्रक्टर ने शांति से जवाब दिया, अगर घोंसला ही पलट दिया जाए तो अंडे कैसे सुरक्षित रहेंगे। अगर फोर्ट्रेस गिर गया तो डीमन क्लैन की नोक सीधे फेंगचुआन सिटी की ओर होगी। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तब भी तुम अकेडमी के अंदर शांति से कल्टीवेट कर पाओगे। उसने साफ कर दिया कि ये कोई अनुरोध नहीं है, ये कंस्क्रिप्शन है। इंसानियत के संकट के समय कोई भी इससे बाहर नहीं रह सकता। भीड़ पूरी तरह शांत हो गई। एक छोटा लड़का हिचकिचाते हुए बगल की लड़की को पुकारने लगा, लेकिन उसके पूरा बोलने से पहले ही लिन फिंग पास में चुपचाप खड़ा था। लड़की ने धीरे से लड़के को ढांढस बंधाया, हालांकि उसका ध्यान अनायास लिन फिंग पर चला गया। वो साफ तौर पर अलग था। उसने सोचा कि क्या उसे भी कंस्क्रिप्शन के लिए चुना जाएगा। इंस्ट्रक्टर ने सभी फ्रेशमैन को आदेश दिया कि वे निर्देशों का पालन करें और प्रैक्टिकल कॉम्बैट असेसमेंट की तैयारी के लिए ड्रिल ग्राउंड्स में प्रवेश करें। कई छात्र जोश में आगे बढ़ गए। लिन फिंग थोड़ा पीछे रह गया। उसने सोचा कि एक फार्मर क्लास यूजर होने के नाते शायद उसे अभी फ्रंट लाइन के लिए नहीं चुना जाएगा, वरना उसकी सारी फार्मिंग प्लान्स पूरी तरह बिगड़ जाएंगी। जल्द ही लिन फिंग खुद को एक फीमेल ओपोनेंट के सामने खड़ा पाया। उसने कहा कि उसने सुना है स्पिरिट फार्मस्टेड मास्टर छिपने में माहिर होता है। नाटकीय पोज लेते हुए उसने ऐलान किया कि वो उसे अपनी आग में राख बना देगी। उसके पैरों के नीचे आग भड़क उठी, उसे हवा में उठा ले गई और जलती हुई लहरें चारों ओर फैल गईं। हमला तेज और उग्र था, लेकिन लिन फिंग ने आराम से साइड स्टेप कर लिया। उसने कहा कि यह बहुत धीमा है और उसकी मैजिक कंडेंसेशन भी काफी नहीं है। उसने ये भी जोड़ दिया कि उसकी आग तो उसके खेत के स्वीट पोटैटोज भी नहीं भून पाएगी। ये सुनकर वो भड़क उठी। उसने तुरंत फिर से चैंटिंग शुरू की और एक बड़े फायर स्पिरिट को बुलाया। इस बार लपटें और भी हिंसक थीं।
लेकिन लिन फिंग को ये देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो और क्या कर सकती है। वो बस मुकाबला जल्दी खत्म करना चाहता था। वो आगे बढ़कर वार किया और बताया कि उसका वाइंड अप बहुत लंबा है और ऐसे टेक्निक्स असली कॉम्बैट में कभी काम नहीं आते। वो हवा में उछलकर दूर जा गिरी। नतीजा घोषित हुआ, लिन फिंग विजेता था। मुकाबले पर मुकाबले होते गए। लिन फिंग वर्सेस रायन, लिन फिंग विन्स। लिन फिंग वर्सेस जो मो, लिन फिंग विन्स। लिन फिंग वर्सेस लिन जी शी, लिन फिंग विन्स। लिन फेंग वर्सेस लूना, लिन फेंग विन्स। लिन फेंग वर्सेस बीमुन, लिन फेंग विन्स। लिन फेंग वर्सेस ग्रिम्बल। लगातार जीत, इतनी लगातार जीत के बाद उसे लगा कि ये अब काफी होना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अगली कुछ लड़ाइयां हार भी सकता है। एक महिला लिन फेंग के पास आई और बोली कि उसकी मौजूदा टैलेंट और पोटेंशियल के साथ वो एक ऊंचे मंच को लक्ष्य करने के लिए पूरी तरह योग्य है। लिन फेंग ने विनम्रता से धन्यवाद दिया, हालांकि उसे सच में नहीं पता था कि ये हायर प्लेटफॉर्म क्या है। उसने समझाया कि क्रेडिट्स जमा करके और आगे के असेसमेंट्स पास करके वो हायर लेवल सनव्हील एकेडमी में जा सकता है। वहां उसे बेहतर कल्टीवेशन मेथड्स, ज़्यादा ताकतवर इंस्ट्रक्टर्स और शायद लेजेंडरी वेपन्स या शक्तिशाली डिमोनिक बीस्ट माउंट्स भी मिल सकते हैं। लिन फेंग ने फिर से धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि उसे इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार वो पहले ही ड्रैगन्स को उड़ते देख चुका था। अब वे चीज़ें उसे ज़्यादा प्रभावित नहीं करती थीं। महिला चौंक गई। उसने पूछा कि अगर इनमें से कुछ भी उसे नहीं चाहिए तो वो आखिर चाहता क्या है। लिन फेंग ने शांति से इशारा किया और कहा कि वो बस एक बेहतर और बड़ी जमीन चाहता है जहां वो शांति से खेती कर सके। ये जवाब उसे झकझोर गया। उसने साफ किया कि उसका मतलब उसके अल्टीमेट गोल से था कि उन जमीनों पर खेती खत्म करने के बाद वो क्या करना चाहता है। लिन फेंग ने जवाब दिया कि वो और जमीनों पर खेती करना चाहता है, ज्यादा लोगों को जमीन देना चाहता है और ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो भी खेती करना चाहे वो कर सके। वेरा साफ तौर पर हैरान थी। उसने सोचा कि ये बच्चा वाकई बड़े पैमाने पर जमीन रिक्लेम करना चाहता है और उसकी महत्वाकांक्षा उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल है। उसी पल प्रिंसिपल वहां आ पहुंचे और पूछा कि क्या शहर के पश्चिम की वो वेस्टलैंड जिसे लिन फेंग पहले से डेवलप कर रहा है उसके लिए काफी नहीं है। लिन फेंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ और हंसते हुए बोला कि खेती के मामले में ज्यादा जमीन हमेशा बेहतर होती है। थोड़ी ही देर बाद अगला मुकाबला घोषित हुआ, लिन फेंग बनाम ए लिंग। लिन फेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बैटलफील्ड की ओर बढ़ गया। प्रिंसिपल और महिला दोनों ने उसे जाते हुए देखा। प्रिंसिपल ने कहा कि यह बच्चा काफी सीधा साधा है। वेरा ने कहा कि अगर बच्चा यही चाहता है तो उन्हें उसे दे देना चाहिए। जब प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या वो उसे अपने अधीन लेना चाहती है तो वेरा ने जवाब दिया कि वो एक बेहद दिलचस्प बच्चा है। बैटल प्रिपरेशन की घोषणा गूंज उठी। एलिंग आगे आई और बोली कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे लिन फेंग से लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो इस लड़ाई में पूरी ताकत लगाएगी। उसका भाव बेहद गंभीर था। लिन फेंग ने साफ साफ कहा कि वो उसे हरा नहीं सकता और उसने पहले ही कंसीड करने का सोचा था। एलिंग के लिए ये शब्द सीधा अपमान थे। उसका चेहरा सख्त हो गया और वो उस पर झपट पड़ी, ये आरोप लगाते हुए कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। अब वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में थी। लिन फेंग ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है। उसे एहसास हुआ कि एलिंग बिना हिचकिचाए सीधे अपने दूसरे कॉम्बैट फेज में कूद गई है। उसने मन ही मन बुदबुदाया कि क्या वो सच में ऐसे ही लड़ना पसंद करती है। उसने तेजी से अपनी फार्म औरा तैयार की। मोटी लताएं जमीन से फट पड़ी और एलिंग की ओर लपकते हुए उसके हाथ पैर जकड़ने लगी। ये अचानक हुआ काउंटर उसे चौंका गया। वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब उसे रुककर पहले इन लताओं से निपटना पड़ा। एक तीखी चीख के साथ उसने जोरदार किक मारी और उन्हें चकनाचूर कर दिया, ब्रूट फोर्स से खुद को आजाद करते हुए। ये दृश्य देखकर वेरा खुद को टिप्पणी करने से रोक नहीं पाई। उसने कहा कि लेवल 10 से नीचे का छात्र जिसके पास इतनी शुद्ध मैजिक पावर हो, वाकई चौंकाने वाला है। प्रिंसिपल ने सहमति जताई और माना कि पहली बार देखकर वो भी हैरान रह गया था। दोनों आगे की ओर झुक गए, उनकी दिलचस्पी और बढ़ती जा रही थी। वेरा ने जोड़ा कि यहां तक कि लेवल 80 तक पहुंचा कोई मशहूर नेचर कल्टीवेटर भी लिन जितनी शुद्ध मैजिक पावर नहीं रखता। उसने निष्कर्ष निकाला कि इस बच्चे की भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। एलिंग की जलती हुई बर्स्ट्स और लिन द्वारा बुलाई गई रोकने वाली लताओं की टक्कर ने उन्हें सच में प्रभावित किया। प्रिंसिपल ने कहा कि इतनी हाई क्वालिटी सीडलिंग बेहद दुर्लभ है और सही मार्गदर्शन मिलने पर उसकी ग्रोथ डरावनी होगी। वो पूरा भी नहीं कर पाया था कि वेरा ने निर्णायक स्वर में कहा कि उसने अपना मन बना लिया है। वो लिन फेंग को अपना टीचर बनाना चाहती है। उसने बात को पूरी तरह साफ करने के लिए दोबारा दोहराया, मैं उसे अपना टीचर बनाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल ने पहले सिर हिलाया और कहा कि अगर वो उसकी टीचर बन जाए तो बुरा नहीं होगा। फिर अचानक ठिठक गया। उसे कुछ बहुत गलत सा लगा। वो धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा और पूछा कि क्या उसने उल्टा बोल दिया है। वेरा ने शांति से जवाब दिया कि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। वो बिल्कुल वही कहना चाहती थी जो उसने कहा था। वो लिन फेंग को अपना टीचर बनाना चाहती है। प्रिंसिपल उसे अविश्वास से घूरने लगा और पूछ बैठा कि क्या डीमन क्लैन ने उसका दिमाग जला दिया है। वेरा ने जवाब दिया कि अगर सच में उसका दिमाग जल भी गया हो तब भी वो यही फैसला लेती।
वो साफ तौर पर लिन फेंग से बेहद प्रभावित थी और शायद सिर्फ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप से ज्यादा कुछ चाहती थी। उधर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी के फ्रेशमैन ड्रिल ग्राउंड्स पर तेज रफ्तार से एक जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। दोनों लड़ाके पूरी ताकत से भिड़े हुए थे। उनकी शक्तियां बार बार टकरा रही थी। लिन फेंग ने मन ही मन सोचा कि वो पहले ही काफी ताकत दिखा चुका है। उसे लगा कि अगर वो थोड़ा कमजोर बनने का नाटक करे और हार मान ले तो सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, चेतावनी देते हुए कि अगर वो ऐसे ही ढीला पड़ता रहा तो अकेडमी शहर के पश्चिम वाली जमीन वापस लेकर किसी और को दे देगी। ये सुनते ही लिन फेंग का चेहरा बदल गया। उसे तुरंत लगा कि ये बहुत बुरा है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता। जमीन वापस लेना पूरी तरह अस्वीकार्य था। ये बदलाव उसकी ओपोनेंट महिला ने भी महसूस किया। अभी कुछ पल पहले तक वो सिर्फ बचाव कर रहा था, लेकिन अब उसकी ऑरा पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब बिल्कुल भी हाथ नहीं रोक रहा था। हरी पौधों जैसी एनर्जी उसके शरीर में बहने लगी, जिसे उसने अपने हाथ में केंद्रित किया। महिला ने भी खुद को तैयार किया, आग इकट्ठा करते हुए एक विशाल फायरबॉल बना लिया। उसने बिना हिचकिचाए फायरबॉल सीधा उसकी ओर फेंक दिया। लिन फेंग आगे बढ़ा और एक मुक्के में उस हमले को चीर दिया। लपटें पल भर में बिखर गईं। फिर उसने कहा, अब मेरा सीरियस पंच झेलो। हमला उसकी ओर बढ़ा तो उसके मन में डर की झलक दौड़ गई। वो उस ताकत की भयावहता महसूस कर सकती थी। लिन फेंग ने शांति से कहा कि वो बस उसे जीतने दे। ये देखकर आसपास खड़े लोग पूरी तरह सन्न रह गए। किसी ने कहा कि ये तथाकथित फार्मर लिन फेंग अपनी असली ताकत शुरू से छिपाए हुए था। दूसरे ने जोड़ा कि उसके सामने तो वे खुद ही असली किसान लगते हैं। वेरा ने ध्यान से देखा और स्वीकार किया कि नेचर पर इतना कंट्रोल डरावना है। यह ऐसा था जैसे कोई अपनी उंगलियां हिलाने जितनी आसानी से शक्ति को नियंत्रित कर रहा हो, बिल्कुल ओरिजिन के करीब। नतीजा घोषित हुआ, लिन फेंग विजेता था। महिला ने ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार की और कहा कि वो इसे दिल से मानती है। लिन फेंग ने विनम्रता से जवाब दिया कि असल में वही ज्यादा ताकतवर है, उसके पास बस थोड़ी ज्यादा रॉ स्ट्रेंथ थी। अंदर ही अंदर वो इस बात के बारे में सोच रहा था कि वो जमीन खोने के कितना करीब पहुंच गया था। तभी एक टीचर आगे आया और उसकी तारीफ की, कहते हुए कि अब ये ज्यादा सही लग रहा है। लिन फेंग ने धन्यवाद दिया और प्रिंसिपल ने उससे कहा कि मेहनत जारी रखे, वो देखना चाहता है कि वो कितनी दूर तक जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल वहां से गया, लिन फेंग के विचार गहरे और काले हो गए। मन ही मन उसने उस बूढ़े को कोसा, सोचते हुए कि जमीन की धमकी देना हद पार करना था। उसने चुपचाप कसम खाई कि वो किसी न किसी दिन इसका बदला जरूर लेगा। दिन भर वही विचार उसके दिमाग में घूमता रहा। जितना वो सोचता उतना ही चिढ़ता गया। उसी समय एक महिला उसके पास आई और विनम्रता से पूछा कि क्या वो कल्टीवेशन में उसका मार्गदर्शन कर सकता है। लिन फेंग चौंक गया। उसने पूछा कि क्या वो सच में गंभीर है, कहते हुए कि वो एक कॉम्बैट टाइप कल्टीवेटर है और एक फार्मर से गाइडेंस मांग रही है। महिला ने अपना परिचय वीरा के रूप में दिया और कहा कि उनकी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसने उसका मुकाबला देखा था। उसने समझाया कि लिन फेंग का नेचुरल माना का इस्तेमाल फ्लॉलेस था, जीवन और वाइटैलिटी से भरा हुआ, और ऐसा कुछ उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने माना कि वो काफी समय से अपने मौजूदा रेल्म पर अटकी हुई है और उसे लगता है कि लिन फेंग का रास्ता उसे कुछ नहीं समझ दे सकता है। लिन फेंग तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हुआ, हालांकि वो ये मानने से इनकार नहीं कर सकता था कि ये अच्छा लगा। उसने पूछा कि क्या वो भी नेचर टाइप कल्टीवेटर है और कहा कि एकेडमी के नेचर इंस्ट्रक्टर्स अभी बैटलफील्ड पर हैं। उसने जोड़ा कि वो तो बस एक फार्मर है और सिखाने लायक उसके पास कुछ खास नहीं है। वीरा ने तुरंत कहा कि स्टेटस से ज्यादा स्किल मायने रखती है। उसने कहा कि उसे औपचारिक रूप से उसका डिसाइपल बनने की जरूरत नहीं है, वो बस कभी कभी उसे ऑब्जर्व करना चाहती है, चाहे वो उसे खेत में काम करते हुए ही क्यों ना देखो। उसने कहा कि उसकी नेचुरल ऑरा को पास से महसूस करना ही उसके लिए काफी होगा, और फिर उसने गहरी झुककर प्रणाम किया। उसे यूं झुकते देख लिन फेंग अंदर से घबरा गया। उसने सोचा ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा। अगर लोगों को पता चल गया कि वो सच में अपने खेतों में क्या उगा रहा है तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसने तुरंत मना करने की कोशिश की, कहते हुए कि वो बस ब्रूट स्ट्रेंथ वाला किसान है और सच में सिखाने को कुछ नहीं है। उसी पल प्रिंसिपल बीच में आ गया और उससे सहमत होने को कहा। उसने कहा कि वो सच्ची नीयत से आई है और उसे उसके लिए ये करना चाहिए। फिर वो पास झुका और लिन फेंग के कान में कुछ फुसफुसाया। वो सुनते ही लिन फेंग फिर से जमसा गया। जो भी कहा गया था वो साफ तौर पर किसी नस पर चोट कर गया। उसने बुदबुदाया कि ये वाकई अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन उसके और विरोध करने से पहले ही बात तय हो चुकी थी। वीरा ने तुरंत उत्साहित होकर धन्यवाद दिया और कहा कि वो बहुत सावधान रहेगी, उसे बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। उसने पूछा कि क्या वो अभी से शुरू कर सकती है, यहाँ तक कि अभी उसके साथ चलने की पेशकश भी की। उसका उत्साह देखकर और प्रिंसिपल की बात याद करके लिन फेंग बस अंदर ही अंदर आह भर सका। ये समझते हुए कि वो फिर एक झंझट में फंस गया है, उसने कहा कि ये उस पर निर्भर करता है और बताया कि उसकी जगह शहर के पश्चिम में है। कुछ ही देर बाद वेस्ट सिटी ट्रेनिंग वेस्टलैंड के ग्रीन हाउस के बाहर वीरा को इधर उधर भागते हुए देखा जा सकता था, जहां भी जरूरत हो मदद करती हुई। वो बार बार पूछती कि क्या वो कुछ कर सकती है,
उसे देखकर लिनफैंग ने सोचा कि कम से कम उसका रवैया ईमानदार है। फिर भी उसने खुद को याद दिलाया कि वो उसे ग्रीन हाउस के अंदर सच में क्या उग रहा है, ये किसी भी हाल में नहीं देखने दे सकता। वीरा घूमते हुए फसलों को देखने लगी और बोली कि वो पहले आसपास से परिचित होना चाहती है। लिनफैंग ने कहा कि फिलहाल बाहर ही देख ले, समझाते हुए कि वो नई ब्रीड की सीडलिंग्स की देखभाल में व्यस्त है और उन्हें स्पेशल केयर चाहिए। पौधों को देखते देखते वीरा की आंखें धीरे धीरे फैलने लगी। उसे एहसास हुआ कि ये फसलें बेहद शुद्ध नेचुरल माना से पोषित हैं। ये बिल्कुल साधारण नहीं, बल्कि हाई ग्रेड प्लांट्स हैं जिनमें टेम्पररी एट्रीब्यूट बूस्टिंग इफेक्ट्स हैं। वो खुद को रोक नहीं पारी और बोली कि लिनफैंग उसे और भी ज्यादा क्यूरियस बना रहा है। 1 घंटा बीत गया और वो अब भी फसलों को देख रही थी। जितना वो देखती उतना ये अविश्वसनीय लगता। आखिरकार उसने पूछा कि क्या मिट्टी में कुछ गड़बड़ है। लिनफैंग ने लापरवाही से जवाब दिया कि ये तो बस साधारण मिट्टी है। वीरा हैरान रह गई और पूछा कि क्या उसने सच में कोई माना क्रिस्टल या एलिमेंटल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया। उसने ईमानदारी से कहा कि उसने सोचा था, लेकिन वो चीजें उसके लिए बहुत महंगी थी। सीमित पैसों में वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। वीरा ने फिर से फसलों को देखा और बुदबुदाई कि वे थोड़ी अंडरनरिश्ड लगती हैं, फिर भी किसी तरह फल फूल रही हैं। अंदर ही अंदर उसे लगा कि लिनफैंग का नेचुरल माना सामान्य से कहीं ज्यादा है। अगर ऐसा है तो शायद वो उसकी मदद कर सकती है। उसने बताया कि अकेडमी में एक नियम है जिसके तहत छात्र डंजन मटेरियल्स को अकेडमी वेयरहाउस में स्पेशल आइटम्स के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सुनते ही लिनफेंग की दिलचस्पी जाग उठी। उसने उसके कंधे पकड़ लिए और पूछा कि क्या वो सच बोल रही है। वीरा ने सिर हिलाया और समझाया कि जैसे स्टॉर्म अकेडमी का लेवल 10 डंजन ग्लूम फॉरेस्ट वहां का बॉस शैडोफॉल कोबोल्ट चीफ्टन है, उसके फैंग को अर्थ पल्स की एक बोतल के बदले बदला जा सकता है। हालांकि उसने जोड़ा कि लेवल 10 डंजन बेहद खतरनाक होते हैं और आमतौर पर 5 लोगों की पूरी टीम चाहिए होती है। वीरा ने माना कि यह सच है, हालांकि ये नियम जल्द ही रद्द होने वाला है। ये सुनकर लिनफेंग ने उत्साह में मुट्ठियां भींच लीं और कहा कि ये तो परफेक्ट है। उसने जोड़ा कि समय बर्बाद करने का सवाल ही नहीं और वो तुरंत वहां जाएगा। वीरा उसकी प्रतिक्रिया से स्तब्ध रह गई। उसने मन ही मन सोचा कि शायद सिर्फ इतना शुद्ध और सीधा दिल रखने वाला इंसान ही इतनी शुद्ध नेचुरल माना को पाल सकता है। कुछ ही देर बाद लिनफेंग लेवल 10 डंजन ग्लूम फॉरेस्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। गेट पर कुछ गार्ड्स खड़े थे। उसे देखते ही एक ने ताना मारा कि ये फार्मर सा दिखने वाला यहाँ क्या कर रहा है, क्या डंजन में जंगली सब्जियां खोदने आया है। दूसरा गार्ड हंसा और इशारा किया कि वो तो कुदाल भी लेकर आया है। किसी और ने उसे पहचान लिया और कहा कि ये वही फ्रेशमैन लिनफेंग है, सिर्फ लेवल 8। उसने सवाल किया कि क्या वो पागल हो गया है, अकेले लेवल 10 डंजन चुनौती देने आ गया। लिनफेंग ने शांति से अपना आइडेंटिफिकेशन निकाला और आगे बढ़ाते हुए कहा कि वो ग्लूम फॉरेस्ट में सोलो एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहता है। ड्यूटी पर मौजूद इंस्ट्रक्टर ने भौएं चढ़ाईं और याद दिलाया कि उसका लेवल कम है और अकेले जाना बेहद खतरनाक होगा। लेकिन लिनफेंग ने शांत स्वर में कहा कि अकेडमी रेगुलेशंस के अनुसार कोई भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इंस्ट्रक्टर हिचकिचाया। तभी पास किसी को देखकर उसका हाव भाव बदल गया। उसने खंकारा और कहा कि नियम सच में वैसे ही हैं। फिर लिनफेंग को सलाह दी कि अपनी लिमिट्स में रहे और खतरा बढ़े तो तुरंत लौट आए। जैसे ही लिनफेंग अंदर गया, चारों तरफ से फुसफुसाहटें उठीं। कोई उसे बेवकूफ कह रहा था जिसे अपनी औकात नहीं पता, कोई कह रहा था कि ये बस एक रुकी कैनन फॉडर है जो अंदर मर जाएगा। कुछ ने कहा कि अगर ऐसा कोई डंजन में मरा तो अकेडमी के लिए शर्म की बात होगी। सबको अनदेखा करते हुए लिनफेंग डंजन के अंदर चला गया। ग्लूम फॉरेस्ट के भीतर काली धुंध भरी थी और चारों ओर से राक्षसी आकृतियां उस पर टूट पड़ी। ये देखकर लिनफेंग ने शांति से आदेश दिया कि यूये और हेइची रास्ता साफ करें और आगे बढ़े, तेज और साफ तरीके से। समन बींग्स तुरंत आगे बढ़े और मॉन्स्टर्स को आसानी से काट गिराया। उनके सामने डंजन के जीव कुछ भी नहीं थे। बैटलफील्ड देखते हुए लिनफेंग ने एक और आदेश दिया, अब उठने का समय है। इसके जवाब में एक नई अनडेड आकृति उभरी। गिरे हुए अवशेषों से बना एक अस्तित्व, शैडोफॉल कोबोल्ट चीफ्टन, अब अनडेड के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। लेवल साफ तौर पर 12 दिख रहा था। आखिरी मॉन्स्टर को देखकर लिनफेंग ने तुरंत स्थिति का आकलन किया। उसके लिए यह साफ था कि यही डंजन का फाइनल बॉस है। वो थोड़ा निराश हुआ और सोचा कि ये डंजन तो ज्यादा कुछ नहीं है। काम जल्दी निपटाने के लिए उसने बस एक साधारण आदेश दिया, समन्स आगे बढ़े। जैसे ही शैडोफॉल कोबोल्ट चीफ्टन हमला करने की कोशिश करता, समन बींग्स उस पर टूट पड़े। जबरदस्त ताकत फूट पड़ी और मॉन्स्टर को संघर्ष करने का मौका भी नहीं मिला। वो पूरी तरह कुचल दिया गया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुई। शैडोफॉल कोबोल्ट चीफ्टन पराजित हो चुका था। एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ। लिनफेंग का लेवल बढ़कर लेवल 9 हो गया। इसके तुरंत बाद एक और संदेश आया जिसमें बताया गया कि चीफ्टन का फैंग प्राप्त हो चुका है।
इसके तुरंत बाद एक नई नोटिफिकेशन दिखाई दी जिसमें बताया गया कि समनर लेवल अपर्याप्त होने के कारण टारगेट को अनडेड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कन्वर्जन फेल्ड। ये देखकर लिनफेंग को हल्का सा अफसोस हुआ। उसे समझ आ गया कि उसका मौजूदा लेवल अभी इतना ऊंचा नहीं है कि वो इतनी शक्तिशाली अनडेड को समन कर सके। फिर भी उसे ज्यादा चिंता नहीं हुई, असली उद्देश्य तो पहले ही पूरा हो चुका था। उसने अपने पास मौजूद फैंग पर नजर डाली और सोचा कि जब आइटम सुरक्षित मिल गया है तो अब वापस जाकर इसे फर्टिलाइजर के बदले एक्सचेंज करने का समय आ गया है। ये सोचकर वो डंजन से बाहर निकल गया। एंट्रेंस के बाहर वही लोग अब भी जमा थे, उन्हीं में वीरा भी थी। उसके बगल में खड़ा कोई कह रहा था कि फ्रंटलाइन फोर्सेस पहले से दबाव में हैं और रिसोर्सेज सीमित हैं। ऐसे में इतने कीमती मटेरियल्स को एक्सचेंज करना क्या वाकई सही है? वीरा ने शांति से जवाब दिया कि इससे फ्रंट लाइंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ एक्सचेंज की जा रही है वो खास तौर पर नेचर टाइप कल्टीवेटर्स के लिए फर्टिलाइजर है। वो व्यक्ति थोड़ी देर झिझका, लेकिन आखिरकार मान गया कि उनके पास उस मटेरियल का ठीक ठाक स्टॉक है। उसी पल एक सिस्टम अनाउंसमेंट पूरे इलाके में गूंज उठा। इसमें घोषित किया गया कि ग्लूम फॉरेस्ट डंजन का पहला सोलो क्लियर पूरा हो चुका है और क्लियर करने वाला लिनफेंग है। इवैल्यूएशन SSS दर्ज की गई थी और रिवॉर्ड के तौर पर एक हीरोइक स्पिरिट फ्रैगमेंट घोषित किया गया। भीड़ में तुरंत हड़कंप मच गया। कोई अविश्वास में चिल्लाया कि हीरोइक स्पिरिट फ्रैगमेंट बेहद दुर्लभ आइटम है जो सोल को मजबूत करता है और क्लास पोटेंशियल बढ़ाता है। कुछ लोगों ने उस पर चीटिंग का आरोप लगाया, कहते हुए कि लेवल 8 का छात्र कभी लेवल 10 डंजन को सोलो क्लियर नहीं कर सकता, और वो भी SSS इवैल्यूएशन के साथ। कई लोग जोर देने लगे कि सख्त जांच होनी चाहिए और एकेडमी को रिवॉर्ड, खासकर हीरोइक स्पिरिट फ्रैगमेंट वापस ले लेना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसा इंसान इसके लायक नहीं है। इतनी सारी आवाजें सुनकर वीरा बस आह भर सकी। उसने माना कि उसे उम्मीद थी कि लिनफेंग को कम से कम थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो डंजन को एक ही बार में क्लियर कर देगा। उधर लिनफेंग ने अपने चारों ओर पड़ी शत्रुतापूर्ण नजरों को देखा। उसे थोड़ी बेबसी महसूस हुई। उसने सोचा कि वो जहां भी जाता है मुसीबत उसका पीछा क्यों करती है। लेवल 10 डंजन ग्लूम फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर हर कोई उसे शक की नजरों से देख रहा था। वो सच में नहीं समझ पा रहा था कि लोग हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। वो तो बस एक फार्मर है जिसे खेती पसंद है, इसमें गलत क्या है? वो शांति से आगे बढ़ा और टीचर से कहा कि एकेडमी रूल्स के अनुसार वो अपने रिवॉर्ड्स को रिसोर्सेज के बदले एक्सचेंज करने आया है। टीचर कुछ कह पाता उससे पहले पीछे खड़े एक गार्ड ने ताना मारा कि लिनफेंग के रिवॉर्ड्स गलत तरीके से हासिल किए गए हैं और उन्हें जब्त कर लेना चाहिए। टीचर ने तुरंत इस बात का खंडन किया और कहा कि रिवॉर्ड सीधे डंजन सिस्टम द्वारा दिए गए हैं और एकेडमी को उन्हें जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वो आदमी साफ तौर पर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा कि वो रिसोर्स वेजर शुरू करने को तैयार है। पास खड़े कई लोग उत्सुक हो गए, जैसे वे इसी मौके का इंतजार कर रहे हों। लिनफेंग ने पूछा कि ये रिसोर्स वेजर क्या होता है। उस आदमी ने समझाया कि ये विनर टेक्स ऑल शर्त होती है, जिसमें जीतने वाला दोनों पक्षों के रिवॉर्ड्स ले जाता है और हारने वाला सब कुछ खो देता है। किसी और ने जोड़ा कि ये एकेडमी टीचर्स की निगरानी में डंजन स्पीड रन होगा, ये देखने के लिए कि कौन तेजी से क्लियर करता है। टीचर ने लिनफेंग की ओर देखा और पूछा कि क्या वो ये वेजर स्वीकार करना चाहता है। लिनफेंग ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि इसमें उसके लिए कोई फायदा नहीं है और ये काफी बोरिंग लग रहा है। उसने पूछा कि वो इसमें पढ़े ही क्यों। ये सुनते ही वो आदमी झुंझला गया। दांत पीसते हुए उसने कहा कि वो वेजर में लैंप ऑफ नेचर का ब्लूप्रिंट भी जोड़ देगा। ये सुनकर लिनफिंग चुप हो गया। वीरा तुरंत उसके पास झुकी और फुसफुसाकर कहा कि उसे ये ब्लूप्रिंट हर हाल में लेना चाहिए। उसने समझाया कि लैंप ऑफ नेचर नेचर डिपार्टमेंट का एक्सक्लूसिव ग्रोथ टाइप मैजिक टूल है। ब्लूप्रिंट सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ये बेहद दुर्लभ बन जाता है। इसके इफेक्ट्स में बिना किसी साइड इफेक्ट के क्रॉप्स की ग्रोथ साइकिल को काफी हद तक कम करना शामिल है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट टूल है जिन्हें सच में फार्मिंग से प्यार है। ये सुनने के बाद लिनफिंग अब इस ऑफर को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वो आदमी मुस्कुराया और पास आकर ताने में पूछा कि क्या ये देहाती सोच विचार से फुर्सत में आया या नहीं, और क्या उसमें शर्त मानने की हिम्मत है। उसी समय लिनफिंग की नजरों से दूर उस आदमी के कम्युनिकेटर पर मैसेजेस चमक रहे थे। एक में बताया गया कि लिनफिंग डंजन से बाहर आ चुका है। दूसरे मैसेज में आदेश था कि किसी भी कीमत पर लिनफिंग को यहीं रोका जाए। जब उसने पूछा कि अगर लिनफिंग उसे नजरअंदाज कर दे तो क्या करें, जवाब साफ था, रिसोर्सेज से उसे ललचाओ, लैंप ऑफ नेचर ब्लूप्रिंट को दाव पर लगाओ। वो आदमी पल भर को झिझका। वो जानता था कि ये ब्लूप्रिंट उसके परिवार के उभार की नींव है, लेकिन आखिरकार उसने इसे दाव पर लगाने का फैसला कर लिया। इधर लिनफिंग भी ध्यान से सोच रहा था। उसे पता था कि उसकी नेक्रोमैंचर एबिलिटीज उजागर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ टीचर की निगरानी में स्पीड रन है तो उसे लगा कि वो ज्यादातर चीजें बिना परेशानी छुपा सकता है। सबसे जरूरी बात यह थी कि लैंप ऑफ नेचर को छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। जो वो आगे करना चाहता था उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट था और उसकी प्रोग्रेस को तेजी से बढ़ा सकता था। ये सोचते ही उसका फैसला तय हो गया। लिनफिंग ने आखिरकार सिर हिलाया और कहा कि वो शर्त स्वीकार करता है। दूसरा आदमी जोर से हंस पड़ा और बोला कि ये तो कमाल है। उसने कहा कि टीचर की निगरानी में लिनफिंग बहुत जल्द बेनकाब हो जाएगा।
कुछ ही देर बाद वे पोर्टल से होकर लेवल 10 डंजन ग्लूम फॉरेस्ट में दाखिल हो गए। अंदर जाते ही सुपरवाइजिंग टीचर ने लिनफिंग से पूछा कि उसने पहले डंजन कैसे क्लियर किया था। लिनफिंग ने शांति से जवाब दिया कि वो बस अपनी ताकत दिखाएगा। बोलते ही उसके हाथों से घूमती हुई हरी ऑरा फैलने लगी। फिर उसने अपने फार्म हैंड्स को बुलाया। अगले ही पल उसके पीछे कई आकृतियां प्रकट हो गई। सब समन्स थे और नज़ारा वाकई चौंकाने वाला था। टीचर थोड़ा हक्का बक्का रह गया। समनिंग स्पीड बेहद तेज थी और समन ट्रूप्स की क्वालिटी भी असाधारण लग रही थी। टीचर के नज़रिए से ये एक बेहतरीन मौका था ये देखने का कि लिनफिंग ने डंजन को सोलो कैसे क्लियर किया। घनी हरी ऑरा चारों ओर फैलती जा रही थी और प्लांट बेस समन्स एक के बाद एक बनते जा रहे थे। इसे देखकर टीचर भी उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। फिर लिनफिंग ने बस एक आदेश दिया, पूरी ताकत से हमला। लगभग तुरंत ही मॉन्स्टर्स उनकी ओर टूट पड़े। प्लांट समन्स आगे बढ़े और भेड़ियों को एक एक कर कुचलते चले गए। हर तरफ हरे एक्सप्लोजन्स फूट पड़े और मॉन्स्टर्स पूरी तरह साफ हो गए। विनाश का पैमाना डरावना था, लेकिन इसी वजह से लिनफिंग अपने असली राज छुपाने में कामयाब रहा। समन्स रुके नहीं, वे आगे बढ़ते रहे और कोई भी मॉन्स्टर जीवित नहीं बचा। ये देखकर टीचर अपना झटका छुपा नहीं सका। उसे एहसास हुआ कि समान लेवल की कोबोल्ड पेट्रोल स्क्वाड को पूरी तरह खत्म करने में 1 मिनट से भी कम लगा। ये ताकत सच में भयावह थी। उसके मन में सवाल उठा कि क्या ये किसी स्पेशल क्लास का नतीजा है। लिनफिंग ने शांति से रिपोर्ट दी कि कोबोल्ड पेट्रोल स्क्वाड साफ हो चुकी है और वे बॉस रूम की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वे गहराई में पहुंचे, जंगल में एक गहरी काली ऑरा फैलने लगी। उसी में से एक और ज्यादा भयावह उपस्थिति गरजती हुई प्रकट हुई। लिनफिंग शांत रहा और शियोंग डा को आदेश दिया कि शील्ड उठाकर आगे बढ़े, बाकी सब उसके पीछे रहें। उसने कहा कि अगर कोई कोबोल्ड फ्लैंक करने की कोशिश करे तो बिना दया के वार किया जाए। फिर से हरी एनर्जी लहरों की तरह आगे बढ़ी और रास्ते के सारे मॉन्स्टर्स मिटते चले गए। जब बॉस मॉन्स्टर ने एक जबरदस्त हमला किया तो समन्स ने खुद को संभाला। ऑरा से बने होने की वजह से उन्हें ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत पलटवार किया। संयुक्त हमला इतना जोरदार था कि मॉन्स्टर उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। चारों ओर मलबा, धुआं और अफरा तफरी फैल गई। टीचर पूरी तरह हिल गया। उसके मन में बस एक ही बात थी, इतनी कॉम्बैट पोटेंशियल वाले इंसान की रिपोर्ट तुरंत प्रिंसिपल को करनी चाहिए। एक पल भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। बॉस मॉन्स्टर जमीन में पिचका पड़ा था और लिनफिंग के चारों ओर हरी ऑरा अब भी बह रही थी। धीरे धीरे ऑरा फीकी पड़ने लगी, लेकिन मॉन्स्टर हिला तक नहीं। डंजन साफ तौर पर रिवॉर्ड फेज में जाने वाला था। फिर भी टीचर अभी तक जो देखा था उसे समझने में लगा हुआ था। लिनफिंग ने शांति से पूछा कि क्या उसने अब खुद को साबित कर दिया है। टीचर ने बिना हिचकिचाए कहा कि इसमें कोई शक नहीं, लिनफिंग ने खुद को पूरी तरह साबित कर दिया है। इसके बाद वे वापस लौटने लगे। चलते हुए टीचर ने देखा कि लिनफिंग उसके पीछे बाहर नहीं आ रहा और पूछा कि क्या वो नहीं निकल रहा। लिनफिंग ने जवाब दिया कि टीचर की वेरिफिकेशन ही काफी है। उसने जोड़ा कि डंजन के अंदर का सीनरी काफी अच्छा है और वो थोड़ा और देखना चाहता है। टीचर ने सिर हिलाया, हाथ हिलाकर विदा ली और कहा कि वो पहले बाहर जा रहा है। उसने याद दिलाया कि डंजन क्लियर होने के आधे घंटे बाद रीसेट हो जाएगा, इसलिए समय पर ध्यान रखें। जैसे ही टीचर पोर्टल से गायब हुआ, लिनफिंग मुड़ा और सीधे गिरे हुए बॉस की ओर चला गया। उसने सोचा कि पहले उसका लेवल कम होने की वजह से फेल हो गया था और अब एक बार फिर कोशिश करने का फैसला किया। डार्क एनर्जी इकट्ठा हुई। उसने अपनी एबिलिटी फिर से एक्टिवेट की। एक सख्त आदेश के साथ कहा, अराइज। परछाइयों में से वही बॉस धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, अब उसके नियंत्रण में पुनर्जन्म लेकर। लिनफिंग को एक नया और बेहद शक्तिशाली समन मिल चुका था। कुछ देर बाद लिनफिंग डंजन से बाहर निकला। एंट्रेंस पर जो छात्र पहले उस पर शक कर रहे थे, वे सब स्तब्ध होकर उसे देख रहे थे। किसी ने कहा कि वो खतरनाक आदमी आखिरकार बाहर आ गया। दूसरे ने घबराकर माना कि पहले उसने लिनफिंग का मजाक उड़ाया था और अब डर रहा था कि कहीं वो बदला ना ले। किसी और ने जल्दी से सुझाव दिया कि सबको एक साथ निकल जाना चाहिए। कोई भी अब और रुकना नहीं चाहता था। टीचर आगे आया और आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी की ओर से लिनफिंग ने खुद को साबित कर दिया है। उसने लिनफिंग को उसके हक के रिवॉर्ड्स और कॉम्पनसेशन सौंप दिए। बैग और ब्लूप्रिंट लेते समय लिनफिंग के चेहरे पर हल्की सी आत्मसंतुष्टि मुस्कान आ गई। वो चाहता था कि सब लोग एक बात साफ समझ लें, ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे पंगा लिया जाए। अंदर ही अंदर उसे सच्ची संतुष्टि महसूस हो रही थी। वेरा ने उसे बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर की गवाही देने के बाद जिस आदमी ने उसे चुनौती दी थी, उसे अपनी गलती समझ आ गई। वो आइटम्स छोड़कर बिना कुछ कहे भाग गया। लिनफिंग ने रिवॉर्ड्स पर नजर डाली और तुरंत उस चीज पर ध्यान दिया जो उसके लिए सबसे अहम थी। वो खुशी से बोला कि अब फर्टिलाइजर मिल गया है तो फुल हार्वेस्ट पकता है।
जाने से पहले टीचर ने जोड़ा कि लिनफिंग शायद उस स्टूडेंट की डंजन परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग स्टोन भी लेना चाहेगा। एक जोरदार भारी आवाज गूंजी जब किसी ने पूरी ताकत से एक पंचिंग बैग पर सीधा पंच मारा। सीन शिफ्ट हुआ सनवील एकेडमी के अंदर हैरू के कमरे में। हैरू साफ तौर पर बेहद खराब मूड में था। वो लगातार पंचिंग बैग पर वार करता जा रहा था और उसके दिमाग में बार बार लिन फेंग का चेहरा उभर रहा था। वो उसे एक नीच फार्मर कहकर कोस रहा था जिसने उसे बार बार अपमानित किया था। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ ब्रूट फोर्स से कुछ नहीं होने वाला। अकेडमी रूल्स भी लिन फेंग को छू नहीं सकते थे। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, दोनों ही रास्ते बेकार थे। काफी देर सोचने के बाद अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसे याद आया कि लिन फेंग सिर्फ अपनी नेचर मैजिक और समन्स के सहारे ही शो ऑफ कर रहा है। यह सोचते ही उसने तुरंत फ्रंट लाइंस पर अपने अंकल उस काउंट को एक लेटर भेजने का आदेश दिया। लेटर भेजे जाते समय हैरू ने मैसेंजर को एक और इंस्ट्रक्शन दी। बैटलफील्ड पर रोटेशन में मौजूद नेचर डिपार्टमेंट के मेंटोर्स को जल्द से जल्द एकेडमी वापस बुलाया जाए। लेटर ले जाने वाले व्यक्ति ने झिझकते हुए पूछा कि क्या हैरू नेचर डिपार्टमेंट मेंटोर्स के जरिए लिन फेंग को दबाना चाहता है। हैरू ने बिना रुके जवाब दिया, बिल्कुल यही प्लान है। उसके मुताबिक वे पुराने मेंटोर्स नेचर मैजिक की प्योरिटी और उसके सख्त रूल्स को सबसे ऊपर मानते हैं। अगर लिन फेंग उनके हाथों पड़ा तो वो देखना चाहता है कि क्या लिन फेंग तब भी इतना एरोगेंट रह पाएगा। उसी समय एक्स्ट्रॉर्डनरी एकेडमी में सीन शिफ्ट हुआ वेरा के कमरे में। वो डंजन की रिकॉर्डिंग को बार बार देख रही थी। नजर हट ही नहीं रही थी। देखते हुए वो खुद से बुदबुदाई कि लिन फेंग सच में एक मॉन्स्टर है। उसकी नजरों में लिन का नेचर पावर को समझना अब इंस्टिंक्ट बन चुका था, जो सामान्य समझ से कहीं आगे था। उसने पल भर को सोचा कि कल तक इंतजार किया जाए, लेकिन तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। इसके बजाय उसने भी उसी समय उन पुराने मेंटोर्स को जल्द लौटने के लिए लेटर लिखने का फैसला किया। उसके हिसाब से अब और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता था। सबसे बुरा हाल ये होगा कि लिन फेंग किसी और फैक्शन के हाथ लग जाए। वो हर हाल में उसे अपनी साइड में रखना चाहती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने लेटर भेज दिया और उसे आसमान में उड़ते हुए देखती रही। आसमान की ओर देखते हुए, बहते बादलों को निहारते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने शांति से सोचा कि अगर वे पुराने गीजर जल्दी वापस नहीं आए तो उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर्स उनके हाथों से फिसलने वाली है। लगातार कई दिनों तक लिन फेंग डंजन के अंदर ही रहा। उसे ढेरों बीस्ट्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके लिए ये कुछ भी नहीं था। वो उन्हें आसानी से संभाल लेता था। एक बीस्ट गिरता है और लिन फेंग उसके पास खड़ा होकर चारों ओर का जायजा लेता है। जैसे ही धुआं धीरे धीरे छटता है, तभी अचानक नोटिफिकेशंस आने लगती हैं। 10 मिनट 28 सेकंड, 10 मिनट 29 सेकंड, 10 मिनट 30 सेकंड, 10 मिनट 31 सेकंड, 10 मिनट 32 सेकंड। वो लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा था। जब वो बाहर निकलता है तो बाहर खड़े लोग बातें करने लगते हैं। एक कहता है कि उसने फिर सोलो क्लियर कर दिया और इतनी तेजी से जैसे डंजन उसका बैकयार्ड हो। दूसरा कहता है कि ये फिर शुरू हो गया है और सोचता है कि आज ये कितनी रन्स कर चुका है। कोई और कहता है कि उसने गिनती नहीं की और करने में आलस है, बस इतना जानता है कि ये आदमी पागल है। एक और बोलता है कि चलो बिखर जाओ, ये बोरिंग है, इसे डंजन ग्राइंड करते देखना दूसरों को फार्मिंग करते देखने से भी कम मजेदार है। लिन फेंग आगे बढ़ता है, अपना आइटम्स का बॉक्स दिखाता है और कहता है कि वो फर्टिलाइजर के बदले एक्सचेंज करने आया है। ब्रदर चैन उसे देखकर कहता है कि स्टूडेंट लिन फेंग के एक्यूमुलेटेड क्रेडिट्स प्रमोशन के लिए काफ़ी हैं। वो जोड़ता है कि लोअर एकेडमी में रहना अब उसके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता और उसे अपर एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहिए। लिन फेंग थोड़ा सोचता है और कहता है, अपर एकेडमी में प्रमोशन। चेन फिर समझाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी को अपर और लोअर एकेडमीज में बांटा गया है। लोअर एकेडमी बेसिक टैलेंट को कल्टीवेट करती है, जैसे अभी स्टॉर्म एकेडमी, जबकि सनवील एकेडमी वो जगह है जहां सभी लोअर एकेडमीज के इलीट्स इकट्ठा होते हैं, यानी अपर एकेडमी। वो कहता है कि सनवील एकेडमी में जाने के बाद एक्सचेंज रिवॉर्ड्स क्वालिटी और वैरायटी दोनों में लोअर एकेडमी से कहीं आगे होते हैं। उसके मुताबिक लिन फेंग जैसा जीनियस वहीं जाना चाहिए। लिन फेंग ये सब सोचता है, मन में दोहराता है, सनवील एकेडमी, अपर एकेडमी। सब सोचने के बाद वो कहता है कि उसे समझ आ गया है और टीचर का धन्यवाद करता है। बाद में जब वो एकेडमी मिशन हॉल में प्रवेश करता है तो कहता है कि वो सनवील एकेडमी में प्रमोशन के लिए अप्लाई करने आया है। रिसेप्शनिस्ट उसका नाम, डिपार्टमेंट और क्रेडिट वाउचर पूछती है। लिन फेंग अपना कार्ड दिखाता है और उसका स्टेटस सामने आ जाता है। लिन फेंग, नेचर डिपार्टमेंट, स्टॉर्म एकेडमी अफिलिएटेड, करंट क्रेडिट्स 30,135। वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। कोई कहता है कि इसके पास सच में 30,000 क्रेडिट्स हैं। दूसरा कहता है कि अगर उसे सही याद है तो लिन फेंग वही बड़ा नाम है जिसने ग्लूम फॉरेस्ट को पागलों की तरह ग्राइंड किया था। कोई और सोचता है कि इतनी क्रेडिट्स पाने के लिए उसे कितनी बार ग्लूम फॉरेस्ट ग्राइंड करना पड़ा होगा।
रिसेप्शनिस्ट कहती है कि क्रेडिट्स वेरीफाई हो चुके हैं और लिन फेंग को प्रमोशन मिशन स्क्रॉल दे देती है। स्क्रॉल देते हुए वो बताती है कि टास्क पूरा करने और रिव्यू पास करने के बाद वो आधिकारिक तौर पर सनवील एकेडमी का मेंबर बन जाएगा। लिन फेंग पूछता है कि प्रमोशन के बाद क्या वो गोल्ड ग्रेड सप्लाईज एक्सचेंज कर पाएगा। पास खड़ी महिला कहती है हाँ, और समझाती है कि अभी स्टॉर्म एकेडमी से अफिलिएटेड होने की वजह से वो सिर्फ ब्रॉन्ज से सिल्वर ग्रेड सप्लाईज ही ले सकता है। रिसेप्शनिस्ट जोड़ती है कि प्रमोशन के बाद वो गोल्ड ग्रेड से प्लैटिनम ग्रेड रेयर सप्लाईज भी एक्सचेंज कर सकेगा। लिन फेंग धन्यवाद कहता है और आगे बढ़ जाता है, जबकि सब लोग अब भी उसे घूर रहे होते हैं। जाते जाते वो कहता है कि वो बस शहर के बाहर डिफेंसिव लाइन एरिया में कुछ ढूंढने जा रहा है। वो जोड़ता है कि जगह मैनर के काफ़ी पास है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले उसे एक चीज़ लेने जाना है। कुछ देर बाद चलते हुए एक सीनियर उससे कहता है कि लैंप ऑफ नेचर भले ही सिल्वर ग्रेड हो, लेकिन इसके इफेक्ट्स गोल्ड ग्रेड आइटम से कम नहीं है। वो चेतावनी देता है कि लिन फेंग को इसका सही से रखरखाव करना चाहिए और खास तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि ये नेक्रोटिक एनर्जी से कंटैमिनेट ना हो। लिन फेंग जवाब देता है कि बिल्कुल, और सीनियर को धन्यवाद देता है। इसके बाद लिन फेंग चारों ओर देखता है और आगे बढ़ता है। उसके मन में आता है कि हालांकि लिखा है कि लैंप ऑफ नेचर नेक्रोटिक एनर्जी से कंटैमिनेट नहीं हो सकता, फिर भी उसे अजीब सी अर्ज हो रही है इसे ट्राई करने की। वो इसे इस्तेमाल करता है और अपने नेक्रोटिक बीइंग्स को समन करता है, जिससे लैंप ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लिन फेंग समझ जाता है कि ये सीधे नेचर टाइप आइटम से अनडेड टाइप आइटम में बदल गया है। वो एक्सपेरिमेंट जारी रखता है और बड़ी मात्रा में ऑरा और एनर्जी चारों ओर फैलने लगती है। वो वहीं बैठकर ध्यान से ऑब्जर्व करता है। कुछ समय बाद वो सोचता है कि अच्छी बात है कि ये चीज़ सेंटिएंट है। उसे एहसास होता है कि नेचर टाइप एनर्जी का इस्तेमाल करके इसे वापस लैंप ऑफ नेचर में बदला जा सकता है, वरना वो इसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। बाद में शहर के बाहर लिन फेंग के फार्म पर वो लैंप को वहां लाता है और खेतों के ऊपर रख देता है। थोड़ी ही देर में ढेर सारी क्रॉप्स तेजी से उगने लगती हैं। वो सोचता है कि लैंप ऑफ नेचर की पावर सच में डरावनी है। पहली ही यूज में क्रॉप्स इतनी तेजी से ग्रो कर रही हैं। वो सोचता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी में ऐसी और भी चीजें होंगी और उसे अपर एकेडमी प्रमोशन मिशन जल्द ही पूरा करना होगा। वो तुरंत निकल पड़ता है, अपने बीइंग्स को उनके काम में व्यस्त छोड़कर। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, पेरिफेरी ऑफ द अबैंडन्ड वॉच टावर। वहां लिन फेंग सोचता है कि यही मिशन लोकेशन है। सर्च मिशन होने की वजह से विजिबिलिटी कम है, इसलिए सतर्क रहना बेहतर है। उसे महसूस होता है कि जगह काफ़ी फ्रेश है और कोई ज़्यादा देर पहले ही यहाँ आया है। चारों ओर देखने पर उसे कई फुटप्रिंट्स दिखते हैं। निशानों का विश्लेषण करते हुए वो सोचता है कि यहाँ कौन आया होगा। अचानक उसे कुछ दिखता है और वो तुरंत ऊपर देखता है। पास ही कुछ लोग हैं। उनमें से एक दूसरों को जल्दी करने के लिए कहता है। बोलता है कि यंग मास्टर ने आदेश दिया है कि लिन फेंग के पहुंचने से पहले आइटम ले लिया जाए और उसका मिशन फेल करा दिया जाए। दूसरा हंसते हुए कहता है कि उसे मिल गया। तीसरा उसे चुप रहने को कहता है, चेतावनी देता है कि लिन नाम का आदमी किसी भी वक्त आ सकता है। दूसरा तिरस्कार से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, और जब वक्त आएगा तो फायर टाइप मैजिक से चीज़ जला देंगे। ये कहते हुए वो किताब फेंक देता है और जोड़ता है कि आइटम नष्ट होते ही लिन का मिशन भी पूरा नहीं होगा। लेकिन किताब सीधी उड़कर लिन फेंग के हाथ में आ जाती है। लिन फेंग शांति से कहता है कि उस हालत में उसे उनका धन्यवाद करना चाहिए। पूरा ग्रुप सन्न रह जाता है। उन्हें ऐसा बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उनमें से एक गाली देता है और दूसरे को दोष देता है। कहता है कि यह सब उसी की गलती है। वो दूसरे को मारता है और चिल्लाता है कि आइटम तुरंत वापस छीना जाए। दोनों हाथों में ऑरा इकट्ठा करते हैं और सीधे लिन फेंग पर झपटते हैं। लिन फेंग तुरंत प्रतिक्रिया देता है, अपनी हरी ऑरा जमा करता है। एक पल में जमीन से स्पाइक्स और वाइन्स फूट पड़ते हैं। अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ते हुए दोनों अटैकर्स को कसकर बांध लेते हैं। जैसे ही वे जपड़े जाते हैं, उन्हें घसीटकर सीधे लिन फेंग के सामने ला दिया जाता है। लिन फेंग पूछता है कि क्या वे कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे। वो हंसता भी है, क्योंकि उसे पता है कि इस हालत में वे कुछ नहीं कर सकते। बाद में शहर के बाहर फार्म पर डस्क के समय लिन फेंग हेरू के बारे में सोचता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये फिर से हेरू ही होगा। वो समझता है कि अगर ये यूं ही चलता रहा तो देर सवेर वो एक्सपोज हो जाएगा और उसे कोई सोल्यूशन सोचना ही होगा। उसी समय उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है। उसका एक नेक्रोटिक समन लाल झंडा पकड़े हुए हैं और काफ़ी देर से उससे छेड़छाड़ कर रहा है। कई दूसरे समन्स भी पास ही हैं, पूरी मेहनत से काम करते हुए। लिन फेंग उन्हें कुछ देर देखता है, फिर मुस्कुराता है और कहता है कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है और सच में काफ़ी ऑसम है। उधर हेरू के कमरे में उसका एक आदमी रिपोर्ट देता है कि उन्होंने वॉच टावर पर लोगों को भेजा था। वो कहता है कि दोनों नहीं मिले, लेकिन वहाँ उनके लोगों के निशान मिले हैं और पूरी संभावना है कि वे पहले ही मारे जा चुके हैं। ये सुनते ही हेरू बुरी तरह भड़क उठता है।
वो पूरी ताकत से दीवार पर मुक्का मारता है और उन्हें ट्रैश कहकर गालियां देता है। वो चिल्लाता है कि वे इतना छोटा काम भी नहीं संभाल सकते और सवाल करता है कि वो उन्हें पालता ही क्यों है या पैसे क्यों देता है। उसका गुस्सा खास तौर पर लिन फेंग पर है। उसके मन में आता है कि लिन फेंग ने सच में उसके लोगों को गिरा दिया। वो तुरंत आदेश देता है कि शैडो इक्लिप्स के लोगों से संपर्क किया जाए, सबसे ऊंची कीमत ऑफर की जाए और लिन फेंग की जान खरीदी जाए। वो सोचता है कि टूका को गिराने वाला भी वही रहा होगा और अब उसके हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। अकेडमी मिशन हॉल में एक घोषणा होती है। कोई लिन फेंग वो बधाई देता है ये कहते हुए कि वो आधिकारिक तौर पर सनवील अकेडमी का मेंबर बन चुका है और उम्मीद करता है कि लिन फेंग हमेशा ट्रुथ की तलाश के रास्ते पर चलता रहेगा। इसके बाद वो लिन फेंग को उसका नया यूनिफॉर्म और नया स्टूडेंट नेम प्लेट सौंपता है। सब कुछ मिलने के बाद लिन फेंग मन ही मन सोचता है कि प्रमोशन के बाद वो और ज्यादा क्रेडिट्स ग्राइंड कर सकता है और प्लांटिंग सप्लाईज भी ज्यादा कमा सकता है। बाद में लेवल 10 डिंग ग्लूम फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर लिन फेंग अपना नेम प्लेट आगे बढ़ाता है और कहता है कि वो डंजन में सोलो एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहता है। वहां खड़ा व्यक्ति उसे बताता है कि अब यह संभव नहीं है। लिन फेंग चौंक जाता है और पूछता है कि क्या दिक्कत है, क्योंकि पहले तो ये अलाउड था। वो आदमी समझाता है कि एकेडमी रेगुलेशंस के अनुसार लोअर हाउस स्टूडेंट्स के लिए प्रमोशन रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज सुरक्षित रखने के लिए अपर हाउस स्टूडेंट्स को लेवल 10 और उससे नीचे के लो लेवल डंजन्स चैलेंज करने से मना किया गया है। ये सुनकर लिन फेंग हैरान भी होता है और घबरा भी जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता और पूछता है कि अब वो डंजन्स ग्राइंड क्यों नहीं कर सकता। वो कहता है कि वो तो वापस आने से पहले थोड़ा और ग्राइंड करने की सोच रहा था। जब लिन फेंग वहां से निकलता है तो एंट्रेंस पर खड़ा व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ लिन फेंग चला गया, नहीं तो अगर वो और देर रुकता तो वेयरहाउस इस बच्चे के हाथों खाली हो जाता। लिन फेंग समझ जाता है कि सप्लाईज ग्राइंड करने का उसका सबसे एफिशिएंट तरीका अब खत्म हो चुका है। वो सोचने लगता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी कोई उसके पास आता है और कहता है कि वो जरूर नया प्रमोटेड जूनियर ब्रदर लिन फेंग ही होगा। वो अपना परिचय रॉन के रूप में देता है और कहता है कि लिन फेंग को इधर-उधर भटकते देखकर लगता है कि उसे कोई सही मिशन नहीं मिल पा रहा। रॉन आगे जोड़ता है कि उनकी स्क्वाड ने एक डेंजरस कलेक्शन मिशन लिया है और उन्हें एक मेंबर की कमी है। लिन फेंग को रॉन का यूं अचानक आ जाना थोड़ा ज्यादा ही कोइंसिडेंटल लगता है। रॉन पूछता है कि क्या वो ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, ये कहते हुए कि ये अपर हाउस डंजन्स की डिफिकल्टी समझने का अच्छा मौका होगा। लिन फेंग सोचता है कि उसे वाकई सप्लाईज एक्सचेंज करने के लिए क्रेडिट्स चाहिए और साथ ही ये भी समझना है कि सनवील एकेडमी कितनी स्ट्रिक्ट है। उसे लगता है कि सिर्फ कलेक्शन मिशन है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो सहमत हो जाता है और कहता है कि वो ज्वाइन करेगा। रॉन खुश होकर कहता है कि फिर उन्हें तुरंत निकलना चाहिए। जब वे डंजन एंट्रेंस पर पहुंचते हैं तो वहां पहले से दो लोग इंतजार कर रहे होते हैं। रॉन उनका परिचय देता है, एक है कोल्ड फेस्ड यूबे और दूसरा है सोर फेस्ड कार्टर। रॉन समझाता है कि उनका लक्ष्य जंगल के गहरे हिस्से से मूनलाइट ग्रास इकट्ठा करना है। वो बताता है कि मिशन में 10 स्टॉक्स चाहिए और इंटेलिजेंस के मुताबिक उस इलाके में नाइट एल्व्स पेट्रोल कर रहे हैं। वो सबको कहता है कि कॉम्बैट से बचने की कोशिश करें और सिर्फ गैदरिंग पर ध्यान दें। बाद में शैडो वुड्स के गहरे हिस्से में वे साथ चलते हैं और अचानक मूनलाइट ग्रास का एक पैच देख लेते हैं। कोई कहता है कि आपस में लड़ना मत शुरू करना, यही उनका मिशन ऑब्जेक्टिव है और उसे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब वे लापरवाही से इसे कलेक्ट कर रहे होते हैं तभी अचानक धूल उड़ती है और फ्लाइंग इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स उन्हें पीछे से घेर लेते हैं। रॉन तुरंत चेतावनी देता है कि हालात खराब है और बताता है कि ये नाइट एल्फ पेट्रोल स्क्वाड है। सभी को बैटल के लिए तैयार रहने को कहता है। नाइट एल्व्स चिपचिपे पदार्थों से हमला करने लगते हैं, लेकिन रॉन उन स्टिकी अटैक्स को वापस उन्हीं पर डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर वो सबको पोजीशन लेने का आदेश देता है और लिन फेंग से कहता है कि नेचर मैजिक से उन्हें हरास करे, ये समझाते हुए कि नाइट एल्व्स नेचर मैजिक से नफरत करते हैं। लिन फेंग तुरंत कहता है कि वो समझ गया है और अपनी नेचर मैजिक इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। चारों ओर वाइन्स फैला देता है। वाइन्स तेजी से नाइट एल्व्स को जकड़ लेती हैं, जो पूरी तरह अनगार्डेड होते हैं। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसी चीज उन्हें बांध सकती है। जैसे ही कई नाइट एल्व्स बंध जाते हैं, लिन फेंग उन्हें खींचकर एक साथ लाता है और कसकर गांठ बना देता है। रॉन और बाकी लोग फिर बचे हुए नाइट एल्व्स और उस गांठ में फंसे हुए दुश्मनों पर हमला कर देते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद रॉन अचानक चिल्लाता है कि हालात अच्छे नहीं हैं और कहता है कि वो रीइंफोर्समेंट्स बुला रहे हैं। वो कार्टर और यूबे का पुकारता है। यूबे जवाब देता है कि अब शुरू करने का समय है और कार्टर भी सहमति जताता है। कार्टर फिर एक और टाइप की स्पेशल मैजिक तैयार करना शुरू करता है। जमीन फट जाती है और कई मॉन्स्टर्स उसमें गिर जाते हैं, लेकिन इसी दौरान लिन फेंग भी खतरे में पड़ जाता है। जमीन के अचानक फटने से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो लगभग गिर ही जाता है, लेकिन किसी तरह एक लेज पकड़ लेता है। वो गुस्से में उनकी तरफ चिल्लाता है। रॉन माफी मांगते हुए कहता है कि उसे बहुत अफसोस है जूनियर ब्रदर लिन फेंग। वो समझाता है कि ये कार्टर की नई सीखी हुई स्किल है
और वो अभी इसमें ज़्यादा माहिर नहीं है, इसलिए गलती से लिन फेंग भी इसकी चपेट में आ गया। रॉन का ये रवैया और बाकियों का उसे जानबूझकर इस हालत में डालना देखकर लिन फेंग पूछता है कि क्या वे उसे बचाने का कोई इरादा नहीं रखते। रॉन हंसता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि वे उसे नहीं बचाएंगे, बल्कि अपर हाउस में नया प्रमोट हुआ जूनियर ब्रदर बहुत ज़्यादा हेडस्ट्रॉन्ग और सेल्फ विल्ड था और उसने एलीट लेवल मॉन्स्टर्स को अकेले चैलेंज कर लिया। रॉन ऐलान करता है कि आखिरकार लिन फेंग ने दुखद रूप से अपनी जान कुर्बान कर दी और वे कुछ भी नहीं कर पाए। लिन फेंग अजीब सा चेहरा बनाता है और पूछता है कि क्या उन्हें एकेडमी स्टूडेंट की हत्या एक्सपोज होने की चिंता नहीं है। रॉन समझाता है कि सनवील एकेडमी का स्टूडेंट नेम प्लेट स्पेशल प्रोसेसिंग से गुजरा होता है और पावरफुल मैजिकल एनर्जी रिकॉर्ड कर सकता है। वो कहता है कि लिन फेंग की मौत के बाद वे उसका नेम प्लेट लेकर एलीट मॉन्स्टर्स की मैजिक रिकॉर्ड कर लेंगे। उनकी बकबक में दिलचस्पी ना लेते हुए लिन फेंग आखिरी सवाल पूछता है, क्या सच में वहां क्या हुआ ये जानने का कोई और तरीका नहीं है। रॉन पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि वे ऐसा कई बार कर चुके हैं और उसे उनके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर भरोसा रखना चाहिए। लिन फेंग कहता है कि वो समझ गया। इसके बाद वो लेट छोड़ देता है और उनकी आंखों के सामने अबिस में गिरता हुआ दिखता है। रॉन टिप्पणी करता है कि लिन फेंग को पता था कि वो विरोध नहीं कर सकता, इसलिए उसने जल्दी मौत पाने के लिए खुद ही छलांग लगा दी। लेकिन तभी रॉन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसी पल लिन फेंग की आवाज़ गूंजती है, क्या तुम लोग भी तैयार हो। लिन फेंग उनके ऊपर प्रकट होता है, बिल्कुल वहां जहां उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सबके सब सन्न रह जाते हैं। लिन फेंग शांति से कहता है कि अब मेरे लीजन का सामना करो। रॉन तुरंत घबरा जाता है, बार बार कहता है कि ये ठीक नहीं है। उसी समय लिन फेंग अपनी शक्तिशाली अनडेड मिनियन समन करता है। अब सब सच में पैनिक में आ जाते हैं। उन्होंने कभी ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। उनके लिए लिन फेंग उनसे भी बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था। कुछ अनडेड तो हमला करने से पहले अजीब लेकिन खूबसूरत हार्ट शेप तक बना लेते हैं। रॉन अविश्वास में चिल्लाता है कि लिन फेंग एक नेक्रोमैंसर है और यह असंभव है। लिन फेंग ठंडे स्वर में पूछता है कि क्या यह रॉन की फाइनल टेस्टामेंट है। रॉन जल्दी से नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, लिन फेंग को जूनियर ब्रदर कहकर बुलाता है और कहता है कि वे आपस में बात करके सुलझा सकते हैं। वो दावा करता है कि उनके बीच कभी कोई असली कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं और उन्हें मानता है कि ये सब हेरू की साजिश थी। वो लिन फेंग से उन्हें छोड़ देने की भीख मांगता है, कहता है कि वे जानते हैं कि उन्होंने गलती की है। लिन फेंग जवाब देता है कि उन्हें ये नहीं पता कि वे गलत थे, उन्हें बस ये पता है कि वे मरने वाले हैं। रॉन हताश होकर जोड़ता है कि हेरू हमेशा मानता था कि लिन फेंग ने टूका को मारा है और वो हेरू के खिलाफ गवाही देने में मदद कर सकता है। लिन फेंग को इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। वो पास आता है, स्क्वाट्स करता है और शांति से पूछता है, टूका कौन है। पहले रॉन जवाब देने से इनकार करता है और नजरें फेर लेता है। लिन फेंग कहता है कि रहने दो, कोई बात नहीं, और अपने मिनियंस को आदेश देता है, इन्हें दफना दो। भयानक मात्रा में ऑरा फूट पड़ती है और जल्द ही सब जमीन पर निश्शब्द पड़े होते हैं। फिर भी रॉन लिन फेंग को कोसता है, कहता है कि वो चाहता है कि लिन फेंग की मौत बहुत भयानक हो। लिन फेंग जवाब देता है कि रॉन के अच्छे दिन तो अब शुरू हो रहे हैं। वो रॉन को उठने का आदेश देता है और सभी अनडेड मिनियंस के रूप में जीवित हो जाते हैं। लिन फेंग सोचता है कि क्या ह्यूमनॉइड क्रीचर से बदले गए अनडेड में स्वाभाविक रूप से ज्यादा इंटेलिजेंस होती है। उसे एहसास होता है कि ये पहले के नाइट एल्व्स की मैजिक का असर था। वो सोचता है कि आफ्टरमाथ उसे खुद संभालने की जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि लोग मरे हैं, रिपोर्ट करना बेहतर होगा। ये सोचकर वो निकलने की तैयारी करता है और पोर्टल की ओर बढ़ता है, लेकिन उसे कुछ गलत महसूस होता है। लिन फेंग समझ जाता है कि वो बाहर नहीं जा पा रहा। उलझन में वो पोर्टल को कुछ देर घूरता है, तभी एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है। स्पेशल आइटम रिग्रेट ऑफ द पास्ट एक्टिवेट हो चुका है। इसमें बताया जाता है कि डंजन क्लियर होने से पहले एग्जिट नहीं खुलेगा और इस डंजन के भीतर उसके सभी एट्रीब्यूट्स 200% तक पहुंच जाएंगे। अचानक चारों ओर काली एनर्जी फूट पड़ती है और एक और प्रेजेंस उभर आती है। लिन फेंग जो देखता है उससे वो दंग रह जाता है। उसके सामने एक विशाल क्रीचर खड़ा है, एक बहुत बड़ा घोड़ा जो एक ऊंचे ह्यूमनॉइड फिगर से जुड़ा हुआ है। जब लिन फेंग उस नए फिगर को मैसिव अटैक की तैयारी करते देखता है तो उसे लगता है कि अब कुछ गंभीर होने वाला है। वो तुरंत अपने अनडेड समन करता है, सोचता है कि इससे निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो अटैक का आदेश देता है। उसके अनडेड अविश्वसनीय रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और घोड़े जैसा फिगर भी अपना वेपन तैयार करता है, लेकिन अनडेड थोड़े तेज निकलते हैं और पहले वार कर देते हैं। वे एक के बाद एक शक्तिशाली हमले करते रहते हैं। घोड़े पर सवार फिगर मुश्किल से जवाब दे पाता है और जल्द ही घोड़ा डर जाता है, जिससे राइडर नीचे गिर पड़ता है। अनडेड तुरंत फॉलोअप करते हैं और गिरे हुए फिगर पर लगातार हमले करते रहते हैं। लिन फेंग आराम से केला खाते हुए लड़ाई को देखता है। वो सोचता है कि इस बार अनडेड में ज्यादा इंस्टिंक्ट दिख रहा है और वे आपस में कोऑर्डिनेट भी कर पा रहे हैं। फिर भी उसे लगता है कि कुछ कमी है। लगातार हमलों के बीच गिरे हुए फिगर को यकीन नहीं हो रहा कि ये हो रहा है। वो पूछता है कि लिन फेंग डेथ की पावर कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। लिन फेंग पहले चुपचाप देखता है, फिर हंसता है और मुस्कुराकर कहता है कि वो ये नहीं समझ पाएगा।
इसके बाद लिन फेंग आदेश देता है, इसे दफना दो। अनडेड अपने हमले और तेज कर देते हैं और दुश्मन आखिरकार ढह जाता है। एक और जबरदस्त एरिया वाइड अटैक होता है। एक स्टेटस दिखता है कि एरिया क्लियर हो चुका है और प्रोग्रेस 50% तक पहुंच गया है। लिन टिप्पणी करता है कि ये असल में डुअल बॉस सिस्टम डंजन है और उसे और अंदर जाना होगा। ग्लूम फॉरेस्ट के कोर एरिया में हर जगह विशाल खरपतवार जैसे मशरूम उगे हुए हैं जो पेड़ों को भी लपेटे हुए हैं। लिन फेंग आगे बढ़ते हुए इस नज़ारे का आनंद लेता है, लेकिन अचानक उसे कुछ गलत महसूस होता है। एक विशाल ऑरा फूट पड़ता है और एक हिडन एरिया प्रकट हो जाता है। उसके भीतर से एक और फिगर निकलता है जो ओवरवेलमिंग ऑरा से घिरा हुआ है। वो पूछता है कि लिन फेंग ने इस होली लैंड में कदम क्यों रखा। लिन जवाब देता है, पूछता है कि क्या वो ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकता है और जोड़ता है कि अगर नहीं तो वो लड़ाई शुरू कर देगा। वो फिगर गार्डियन एक्सेवियस के रूप में लेवल 18 के रूप में सामने आती है। वो कुछ पल चुप रहती है, फिर अपनी ऑरा बढ़ाती रहती है जब तक पूरा इलाका लाल एनर्जी से भर नहीं जाता। लिन फेंग के सामने एक स्टेटस विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कि वो कॉम्बैट फेज में प्रवेश कर चुका है। इसमें बताया जाता है कि स्पोर डोमेन इफेक्ट एक्टिव है, जिससे सभी नॉन अनशैडो टाइप यूनिट्स को हर 3 सेकेंड्स में 4 इरोजन डैमेज होता है और डिके इफेक्ट स्टैक होता जाता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि रिग्रेट ऑफ द पास्ट का स्टैक डिफेक्ट होने की वजह से लिन फेंग की अनडेड यूनिट्स हर सेकेंड 1 मैना रीजनरेट करती हैं। आत्मविश्वास से भरा लिन फेंग कहता है कि इसका मतलब ये है कि इस डंजन में उसके अनडेड बिना उसका मैना खर्च किए खुद को मेंटेन कर सकते हैं। लिन फेंग हंसता है और कहता है कि रिग्रेट ऑफ द पास्ट वाकई एक बढ़िया चीज़ है। वो अनडेड समन करता है और आदेश देता है, सब कुछ कुचल दो। एक और भीषण लड़ाई छिड़ जाती है। बाद में बाहरी इलाके में हेरू मन ही मन सोचता है कि अगर रॉन और बाकी लोग लिन फेंग को नहीं हरा पाए तो भी ठीक है, क्योंकि असली फाइनल बॉस अभी इंतजार कर रहा है। वो सोचता है कि रिग्रेट ऑफ द पास्ट भले ही एट्रीब्यूट्स बढ़ा देता हो, लेकिन उसका असली काम डंजन को लॉक करना है। ऐसे बॉस के सामने चाहे एट्रीब्यूट्स 200% हो या 400, उसे हराना असंभव है। ये सोचकर वो खुद ही हंसने लगता है, सिर्फ कल्पना करके ही उसे खुशी मिलती है। इधर लिन फेंग की तरफ एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हो चुका होता है। धुआं चारों ओर फैल जाता है और एक अनडेड बाहर निकलता है, हारे हुए दुश्मन को घसीटते हुए। लिन फेंग शांति से एक और केला खाता है, दुश्मन को अपनी ओर घसीटे जाते हुए देखता है। दुश्मन बोलने में असमर्थ होता है, पूरी तरह सदमे में। आखिरकार वो पूछती है कि हे ज़ेंग ने उन्हें धोखा क्यों दिया। होंग कुछ नहीं कहता। सेल्फ एडिटेड कंट्रोल की वजह से उसे ये भी नहीं पता कि वो उससे बात कर रही है या नहीं। वो गुस्से में आरोप लगाती है कि उसने उसका हैचरी नष्ट कर दिया और बदला लेने की कसम खाती है, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही वो बेहोश कर दी जाती है। एक और एक्सप्लोजन होता है और भयानक शक्ति चारों ओर फैल जाती है। एक स्टेटस विंडो प्रकट होती है जिसमें घोषणा होती है कि ग्लूम फॉरेस्ट डंजन क्लियर हो चुका है। क्लियर टाइम है 2 आवर्स 17 मिनट्स, नया रिकॉर्ड। इवैल्यूएशन ए है और रिवॉर्ड कैलकुलेशन शुरू होती है। लिन फेंग एक और केला खाता है और सोचता है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। उसे लगता है कि वो और मजबूत हो गया है। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक विशाल एग जैसा ऑब्जेक्ट प्रकट होता है। लिन फेंग उलझन में पड़ जाता है और सोचता है कि ये क्या है। तभी नोटिफिकेशन आता है, सिथोनिक डीमन का एम्ब्रियो, मिथिकल ग्रेड आइटम, इनएक्टिव स्टेट में। डिस्क्रिप्शन बताता है कि ये एक प्राचीन सिथोनिक डीमन के पतन के बाद बचा हुआ लाइफ सीड है जिसे हैच होने के लिए खास कंडीशंस चाहिए। करंट स्टेटस डॉर्मेंट है, स्ट्रॉन्ग डेथ ऑरा डिटेक्ट हुई है और अफिनिटी 30% है। लिन फेंग इसे ध्यान से देखता है और इस ब्लैक एग हैचरी के बारे में सोचता है कि ये असल में है क्या। फिर वो अपनी स्टोरेज रिंग का इस्तेमाल करके इसे पूरी तरह स्टोर कर लेता है। इसके बाद एग्जिट खुल जाता है और वो तुरंत बाहर जा सकता है, लेकिन जाने से पहले लिन फेंग आखिरी बार उस लेडी डीमन के शरीर को देखता है। वो सोचता है कि लेवल 18 बॉस को अनडेड में बदलने में काफी पावर लगेगी, लेकिन एक बार बदलने के बाद वो कम से कम हे शाओ के बराबर तो होगा ही। ये सोचकर वो आदेश देता है, अराइज। जल्द ही लेडी डीमन उगती है और उसकी अनडेड लेजेंड का हिस्सा बन जाती है। वो घोषणा करती है कि वो डेथ एग्जीक्यूशनर है। ये सुनकर लिन फेंग काफी चौंक जाता है। वो कहता है कि ये बोल भी सकती है और पूछता है कि क्या ये बात कर सकती है। वो फिर जवाब देती है, मैं डेथ एग्जीक्यूशनर हूँ। लिन फेंग कहता है, हाँ वो तो मुझे पता है, और अपनी बात साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर वही दोहराती है, मैं डेथ एग्जीक्यूशनर हूँ। लिन फेंग कुछ पल चुप हो जाता है, पूरी तरह उलझन में। फिर एक बार और वही दोहराती है, वो डेथ एग्जीक्यूशनर है। आखिरकार लिन फेंग हार मान लेता है और कहता है कि रहने दो, चुप रहो, उसे और कुछ नहीं सुनना। बाद में ग्लूम फॉरेस्ट डंजन एंट्रेंस के बाहर लिन फेंग पोर्टल से बाहर निकलता है। गार्ड्स और स्टाफ मेंबर्स पहले से वहां इकट्ठा होते हैं। हेरू बुरी तरह चौंक जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है। कोई और पूछता है कि लिन फेंग ने ग्लूम फॉरेस्ट को सोलो कैसे क्लियर कर लिया। एक और जोड़ता है कि ये ऐसा डंजन है जहां 5 लोगों की स्क्वाड भी अक्सर वाइप हो जाती है। एक स्टाफ मेंबर आगे आकर लिन फेंग से पूछता है कि वो अकेला बाहर क्यों आया और रॉन, कार्टर और यूबी कहाँ है।
लिनफेंग समझाता है कि मूनलाइट ग्रास गैदर करते समय उन्हें मैसिव नाइट एल्फ अटैक का सामना करना पड़ा और दुर्भाग्य से वे अलग हो गए। वो कहता है कि वो किसी तरह डंजन की ओर अंदर भागा, गलती से बॉस फाइट ट्रिगर हो गई और बड़ी मुश्किल से बचते हुए क्लियर करके बाहर आया। जहां तक उन तीनों की बात है, वो कहता है कि उनके लिए हालात अच्छे नहीं लगते। स्टाफ मेंबर्स आपस में चर्चा करते हैं और नतीजा निकालते हैं कि ये नाइट एल्फ्स की मैजिकल पावर कैरेक्टरिस्टिक्स से मेल खाता है। हेरो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और इंस्ट्रक्टर लिनफेंग से पूछता है कि डंजन में प्रवेश करने के बाद उसे कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन मिली थी क्या। लिनफेंग जवाब देता है कि अंदर जाते ही उसे रिग्रेट ऑफ द पास्ट नाम का इफेक्ट मिला। स्टाफ मेंबर ये सुनकर चौंक जाता है और तुरंत पूछता है कि क्या लिनफेंग ने हाल ही में कोई दुश्मन बनाया है। पास ही डंजन एंट्रेंस पर खड़ा हेरू अविश्वास में ये सब देखता रहता है, सोचता है कि ये असंभव है और हैरान है कि लिनफेंग ने बॉस को सोलो कैसे हरा दिया। लिनफेंग उसे दूर से देख लेता है और नजरें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लंबाई ही उसे एक्सपोज कर देती है। लिनफेंग फिर कहता है कि जहां तक दुश्मनों की बात है उसे खुद नहीं पता, क्योंकि वो अभी अभी सनवील एकेडमी में प्रमोट हुआ है। स्टाफ मेंबर सिर हिलाता है और कहता है कि वो इस मामले की अच्छी तरह जांच करेंगे और उसे न्याय दिलाएंगे। लिनफेंग हल्का सा झुककर मेंटोर का धन्यवाद करता है और कहता है कि वो इस मामले को संभालने के लिए उन पर भरोसा कर रहा है। उधर हेरू अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा कि अभी अभी क्या हुआ। जब लिनफेंग जाने के लिए मुड़ता है, हेरू चुपचाप सोचता है कि लिन अपने अंडेड उसके पीछे भेजेगा ताकि उसे गिराने की कोशिश कर सके। दृश्य रात का हो जाता है। एक नजर डालने के बाद लिनफेंग मन ही मन सोचता है कि डंजन के बाहर तो सब ठीक था, लेकिन फार्म लौटते ही ये एम्ब्रियो अचानक रेस्टलेस हो गया। उसे जेवियस के मरने से पहले कहे गए शब्द याद आते हैं और वो सोचने लगता है कि क्या ये एम्ब्रियो सच में किसी ने जानबूझकर डंजन में नर्चर करने के लिए रखा था। वो नोटिस करता है कि ये एम्ब्रियो एक ही समय पर उसकी दोनों मैजिकल पावर से प्रभावित हो सकता है। वो सोचता है कि लॉजिक के हिसाब से अनडेड टाइप मैजिक और नेचर मैजिक साथ साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो सोचता है कि क्या ये एम्ब्रियो भी उसी की तरह है जो अपने शरीर के अंदर दो अलग अलग तरह की मैजिक को को एग्जिस्ट करने देता है। लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाता है कि वो इंसान है, जबकि ये एम्ब्रियो साफ तौर पर डीमन क्लैन द्वारा बनाई गई किसी चीज जैसा दिखता है। आखिरकार वो निष्कर्ष निकालता है कि सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो कपड़े बदलता है, एक नया सेट पहनता है और प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर निकल पड़ता है। दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से आवाज आती है, आइए। अंदर मौजूद आदमी उसे देखकर कहता है कि स्टूडेंट लिनफेंग इतनी देर रात तक भी आराम नहीं कर रहा। लिनफेंग एम्ब्रियो दिखाते हुए कहता है कि ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए प्रिंसिपल खुद ही इसे देखकर समझ ले। प्रिंसिपल उसे ध्यान से जांचता है और पूछता है कि लिनफेंग को ये कहाँ मिला। लिनफेंग बताता है कि ये शैडो वुड्स डंजन के अंदर था और फाइनल बॉस को मारने के बाद ड्रॉप हुआ। शुरू में उसे लगा कि ये एक नॉर्मल ड्रॉप आइटम है, लेकिन कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। प्रिंसिपल तुरंत पहचान लेता है और कहता है कि ये थोनिक डीमन का एम्ब्रियो है, इसमें कोई शक नहीं। उसे एहसास होता है कि डीमन क्लैन वास्तव में उनकी डिटेक्शन को बाईपास करके सीधे डंजन में घुस आया और ऐसी चीज कल्टीवेट की। लिनफेंग हैरानी से थोनिक डीमन शब्द दोहराता है और प्रिंसिपल आगे समझाने लगता है। वो बताता है कि थोनिक डीमन डीमन क्लैन की उन यूनिट्स में से हैं जो इंसानों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इंसानों को शिकार बनाकर वे अपार शक्ति हासिल करते हैं और उनमें से कुछ स्पेस को पार करने की क्षमता भी रखते हैं। वो आगे कहता है कि आमतौर पर टाइप 4 ब्लड केवन लॉर्ड ऐसा कर सकता है। ये थोनिक डीमंस जो स्पेस क्रॉस करने की शक्ति हासिल कर लेते हैं, डंजन मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके सीड्स या एम्ब्रियोज लगाते हैं। वे एडवेंचरर्स की लड़ाइयों, मौतों और मैजिकल फ्लक्चुएशंस को न्यूट्रिएंट्स की तरह इस्तेमाल करके चुपके से इंक्यूबेशन करते हैं। एक बार एम्ब्रियो मैच्योर हो जाए तो वो डंजन को तोड़कर रियलिटी में उतर आता है। प्रिंसिपल जोड़ता है कि ये पर्टिकुलर एम्ब्रियो अभी अभी ग्रोथ फेज में दाखिल हुआ है। अगर ये डंजन में ही न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता रहता तो ज्यादा से ज्यादा आधे साल में हैच हो जाता। हैच होने के बाद ये एक बेहद हाई लेवल थोनिक डीमन बन जाता और अगर एकेडमी के अंदर इसने केओस मचाया होता तो उसके नतीजे कल्पना से बाहर होते। लेकिन प्रिंसिपल स्वीकार करता है कि सबसे ज्यादा उसे ये बात हैरान कर रही है कि इस तरह का एम्ब्रियो आमतौर पर बेहद गहराई से छिपा रहता है। सामान्य हालात में ये तब तक सामने नहीं आता जब तक पास में कोई समान औरा ना हो। वो लिनफेंग से पूछता है कि क्या वो समझ रहा है कि उसका मतलब क्या है। लिनफेंग बात समझ जाता है और काफी घबरा जाता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे आराम करने को कहता है और हंसते हुए बताता है कि वो बस मजाक कर रहा था। वो समझाता है कि एम्ब्रियो सौंपकर लिनफेंग ने एकेडमी की मदद की है और भावनात्मक और तार्किक दोनों ही तरह से उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। वो जोड़ता है कि हर किसी के अपने सीक्रेट्स होते हैं और एकेडमी इसका सम्मान करती है, जब तक लिनफेंग एकेडमी को नुकसान न पहुंचाए या ह्यूमैनिटी की बॉटम लाइन को ना लांघे। एकेडमी जीनियसेस को ग्रो करने की स्पेस देना चाहती है। प्रिंसिपल फिर कहता है कि उसे बस एक वादा चाहिए।
चाहे लिन फेंग के पास कैसी भी पावर क्यों ना हो, उसे याद रखना होगा कि वो सनवील एकेडमी का स्टूडेंट है और ह्यूमन फैक्शन का मेंबर है। लिन फेंग हल्का सा झुकता है और कहता है कि वो ये बात हमेशा याद रखेगा। प्रिंसिपल उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, गुड जॉब। इसके बाद वो एक आइटम निकालता है और बताता है कि ये एक टेरिटरी बैनर है। वो कहता है कि ये एम्ब्रियो सौंपने का रिवॉर्ड भी है और लिन फैंग की पोटेंशियल में एक इन्वेस्टमेंट भी। वो समझाता है कि इसे जमीन में लगाने के बाद लिन फैंग की एक्नॉलेजमेंट से ये 500 मीटर रेडियस का प्राइमरी टेरिटरी बैरियर खोल सकता है। ये टेरेन मॉडिफिकेशन को भी एक हद तक अचीव कर सकता है। ये देखकर लिन फैंग साफ तौर पर खुश हो जाता है। वो कहता है कि लॉज की इतनी रिच पावर्स बिल्कुल वही हैं जिनकी उसके फार्म को जरूरत है। प्रिंसिपल फिर उसे बताता है कि अगर और कुछ नहीं है तो वो वापस जाकर आराम करे और ये मामला वो किसी को संभालने भेज देगा। लिन फेंग सम्मान से जवाब देता है कि वो समझ गया। जाने से पहले प्रिंसिपल एक और बात जोड़ता है। वो बताता है कि 3 दिन बाद अकेडमी ऑडिटोरियम में फ्रेशमैन एक्सचेंज मीटिंग होगी और लिन फेंग को कुछ पीयर्स से मिलने जाना चाहिए। वो ये भी बताता है कि नेचर डिपार्टमेंट के एक मेंटर ने फ्रंट लाइन पर जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक सबमिट किया है, प्लांट कल्टीवेशन और हाइब्रिडाइजेशन पर। हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग शब्द सुनते ही लिन फेंग का ध्यान खिंच जाता है। वो सोचता है कि अब तक वो बस अनडेड और प्लांट्स को जोड़ रहा था, लेकिन अगर उन्हें पूरी तरह हाइब्रिडाइज किया जाए तो। बाद में फार्म लौटकर वो टेरिटरी बैनर लगाता है और आसपास का माहौल ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है कि बैनर इस्तेमाल करने के बाद इलाके में नेचर मैजिक की कॉन्सेंट्रेशन साफ तौर पर बढ़ रही है, लेकिन अनडेड और हाइब्रिडाइजेशन का मसला अब भी उसे काफी मुश्किल लगता है। तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है और वो इधर-उधर देखने लगता है। सोचता है कि क्या ज़ेवियस की तरफ कुछ हुआ है? कहीं और एक थका-हारा आदमी बड़बड़ाता है कि दबाव बहुत ज़्यादा है और वो एक ऐसे ब्रैट से भी नहीं निपट पा रहा जो अभी-अभी प्रमोट हुआ है। वो सोचता है कि अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। उसे ये भी डर है कि सनवील एकेडमी के इन्वेस्टिगेटर्स ने शायद क्लूज़ ढूंढ लिए हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि टूका को उसी ने मारा था, तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कुछ देर बाद वो एक और सीक्रेट रूम में जाता है। गहराई में एक विशाल डीमन मौजूद है, गुलाडेओसा। उसके सामने खड़ा होकर वो एक रिचुअल करता है और हेरू का नाम पुकारता है। डीमन जवाब देता है, पूछता है कि हेरू ने उसे क्यों परेशान किया, जबकि वो पहले ही कह चुका था कि बिना जरूरत के ना आए। हेरू तुरंत घुटनों पर गिरता है और प्रार्थना करता है, उसे महान गुलाडेओसा कहकर मार्गदर्शन मांगता है। वो समझाता है कि लिन हैंग नाम का एक एनोमली उसकी सोइंग प्लेन को बर्बाद कर रहा है और पूछता है कि उसे कैसे खत्म किया जाए। डीमन ठहाका लगाता है और लिन फेंग को एनोमली कहते हुए बोलता है कि जो लोग डिल्यूजन में फेट बदलना चाहते हैं उन्हें आखिरकार फेट ही सजा देती है। वो घोषणा करता है कि वो किसी को भेजेगा जो इससे निपटेगा। हेरू जल्दी जल्दी धन्यवाद करता है और विनती करता है कि जल्दी किया जाए, क्योंकि वो चिंतित है। अचानक डीमन गुस्से में आ जाता है और हमला कर देता है, दहाड़ते हुए कहता है कि उसे चींटी की तरह आदेश ना दे। जबरदस्त झटके से हेरू पीछे उछलकर जा गिरता है। जमीन पर गिरने के बाद हेरू गुस्से में दांत भींचता है और हर चीज का दोष लिन फैंग पर डालता है। कहता है कि ये सब उसी की गलती है। बाद में अकेडमी ऑडिटोरियम में फ्रेशमैन एक्सचेंज मीटिंग चल रही होती है। काफी बड़ी भीड़ जमा होती है और लिन फैंग भी वहां चुपचाप बैठा होता है। वो मन ही मन शिकायत करता है कि ये कितना बोरिंग है और उसे प्रिंसिपल की बकवास नहीं सुननी चाहिए थी। वो सोचता है कि इस पार्टी में समय बर्बाद करने से बेहतर होता कि वो फार्म पर हाइब्रिडाइजेशन रिसर्च करता। फिर भी वो मानता है कि यहाँ का खाना काफी अच्छा है। अचानक एक लड़का उसके पास आता है और पुकारता है, स्टूडेंट लिन फेंग। लिन फेंग थोड़ा चौंक जाता है कि कोई उससे बात करने आया है। लड़का उत्साहित होकर कहता है कि उसने सुना है लिन फेंग ने शैडो टेरिटरी डंजन सोलो क्लियर किया है और ये वाकई कमाल है। वो सलाह मांगता है। लिन फेंग को तुरंत कुछ गलत महसूस होता है। वो सोचता है कि जहां सब लोग उससे दूरी बना रहे हैं, वहीं ये आदमी खुद चलकर आ रहा है। लिन फेंग माफी मांगता है और कहता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो बताता है कि डंजन में 3 सीनियर्स मारे गए थे और नाटक करते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। दूसरा लड़का तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए और वो बाद में पूछेगा। लेकिन जाते जाते वो मन ही मन सोचता है कि यही वो इंसान है जिससे निपटने का आदेश लॉर्ड गुलाडेओसा ने दिया था, और ये तो कुछ खास नहीं लगता। इधर लिन फेंग चुपचाप उसे देखता रहता है। कहीं और हेरू लेटा हुआ बड़बड़ाता है कि आयरन लायन ड्यूक, नेचर डिपार्टमेंट मेंटर और गुलाडियोसा तीनों को नोटिफाई कर दिया गया है। फिर भी उसके दिल में हल्की सी बेचैनी बनी रहती है। वो बेचैनी अचानक बढ़ जाती है और वो पूछता है, कौन है वहां? एक अजीब सा फिगर आगे आता है। वो लिन फेंग होता है। उसके साथ उसका एक अनडेड वॉरियर भी होता है। लिन फेंग शांति से पूछता है, ये कौन सा नंबर है? हेरू जवाब देता है 1। लिन फेंग सिर हिलाता है और कहता है करेक्ट। फिर वो सीधे हेरू के चेहरे पर मुक्का मार देता है, कहते हुए कि उसने उसे बहुत समय से टॉलरेट किया है। ये उसका रिवॉर्ड पंच है और उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ और भी है जिसे वो आजमाना चाहता है। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।